नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा पूर्व अवलोकन श्रृंखला चलाई जा रही है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस श्रृंखला में आपके लिए हमारे द्वारा 2 वीडियो बना दी गई हैं, जो मेरे द्वारा बनाई गई हैं, जो आपके भूगोल से रिलेटेड हैं। बाकी हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो आपको अखिल सर के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और आपके द्वारा जो प्यार हमें मिल रहा है उसी को हम मोटिवेशन समझते हैं, और उसी मोटिवेशन के आधार पर हम आज एक और क्लास लेके आए हैं आपके लिए। ये क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो आपका घटना चक्र है, इस घटना चक्र में जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, यानी जितने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम आज उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के वीडियो में हम अगले चैप्टर पर आने वाले हैं। यानी इससे मतलब ये है कि पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और पहला चैप्टर क्या था आपका, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और उस जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के जितने भी टॉपिक थे हमने सारे कवर किए, और बहुत अच्छे से उनका एनालाइजेशन किया, और बहुत अच्छे से उसको समझा है। और समझने के बाद में आपका जो रिस्पॉन्स आया, उस रिस्पॉन्स के आधार पर आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं, और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज का जो टॉपिक है, आज का दूसरा टॉपिक है, जो है आपका भारत के प्राकृतिक प्रदेश, यानी भारत के भौतिक प्रदेश। भारत का जो भौतिक प्रदेश है, यानी भारत को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में डिवाइड करने के बाद में हम उनके टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। और ये क्लास में आपका सामने आपका आ गया भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में हमारा जो चल रहा है भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन भारत का कितने आधार पर किया गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। इन 2 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस को यहां पे कवर करने वाले हैं। पहला है आपका भारत के प्राकृतिक प्रदेश, और दूसरा पार्ट है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। यहां पर हम इन दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं, उनका एनालाइजेशन करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और यूपीपीएससी के एग्जाम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है इन क्वेश्चंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन से आपको मैं कुछ समझा दूं क्वेश्चन से पहले। तो ये है आपका भारत, और इस भारत में आपको यहां पे मैंने आपको कलर आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग कलर में यहां पे दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है, तो यहां पे भारत को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, भौतिक प्रदेश के आधार पर भारत को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब वो 6 पार्ट आपके हैं कौन से, तो जब सबसे पहले आपके नॉर्थ वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो इस नॉर्थ वाले पार्ट में आपका क्या है, इस नॉर्थ वाले पार्ट में आपका आता है उत्तर भारत का, या उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। क्या आता है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इसके बाद में ये तो आपका पहला पार्ट हो गया, यानी पहला हमने विभाजन कर लिया। पहला विभाजन ये है आपका, जिसमें हम पर्वतमाला को समझने वाले हैं। अब इस पर्वतमाला के बाद में ये आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये पर्वतमाला का पार्ट है। दूसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर में, यहां पर आपका ये क्या है, ये आपका मैदान है, जो मैदान वाला पार्ट है। तो दूसरा जो विभाजन है वो क्या है, वो उत्तर भारत के मैदान है। और ये सारे क्या हैं, ये आपके टॉपिक हैं जिनको हम ऐसे धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका पहला टॉपिक जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसी को कवर करने वाले हैं। तीसरा जो आपको येलो कलर में ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये आपका भारत का मरुस्थल है, जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल, भारत का मरुस्थल। ठीक है। इसके बाद चौथा विभाजन कौन सा है, तो चौथा विभाजन आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, जिसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये जो दिख रहा है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें कई सारे पठार और कई सारी रॉक है जिनको हम समझने वाले हैं, और इसके अलावा यहां पे मिलने वाले मिनरल्स को भी हम समझने वाले हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद आपका 5वां जो पार्ट है ये आपको कोस्टल पे दिख रहा होगा। कोस्टल एरिया जो दिखाई दे रहा है, इस कोस्टल एरिया पे आपके मैदान पड़ते हैं, तो ये मैदान भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, या फिर कहते हैं तटीय मैदान। अब तटीय मैदान के अलावा छठवां जो फीचर्स है इंडिया का, वो छठवां फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये लक्षद्वीप, और ये जो है आपका अंडमान निकोबार। ये क्या है हमारे, ये आइलैंड्स हैं, ये द्वीप समूह हैं। तो यहाँ पे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, और ये ग्रुप को भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप एक बार देखेंगे भारत बहुत ही विभिन्नताओं का प्रदेश है, बहुत सारी विभिन्नताएं इसके अंदर पाई जाती हैं, और बहुत सारी विभिन्नताओं में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो फीचर्स मिलते हैं, ये भी फीचर्स हमारे पास में, यानी एक ही जगह पर कई सारे फीचर्स हमको मिलते हैं। आपने देखे होंगे कई सारे
सारे देश ऐसे हैं जो आपके केवल द्वीप वाले देश हैं, जैसे आपका मालदीव, मालदीव में क्या है आपका, मालदीव पूरा आपका द्वीपीय देश है, श्रीलंका आपका द्वीपीय देश है। तो ये क्या है हमारे पास में एक फीचर्स है। दूसरा जैसे आप देखते होगे प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के अलावा मरुस्थल देखते हो, तो आप मरुस्थल वाला पार्ट देखो, जैसे सऊदी अरब हो गया, तो ये सऊदी अरब जो है यहाँ पे आप क्या देखते हो, ये पार्ट जो है आपका मरुस्थल का पार्ट है, लेकिन हमारे यहाँ पे मरुस्थल भी पाया जाता है। तो जो फीचर्स आपको एक कंट्री में मिल रहे हैं वो फीचर्स आपको सारे एक ही जगह पर मिल जाएं, वो है हमारा भारत। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ में आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, और पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन से आपके सामने भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, यानी भारतीय जो जो पिंड है ये कहां से कहां सरका है। ऑप्शन आपको दे रहा है, ए है उत्तर की ओर सरका, बी कह रहा है कि दक्षिण की ओर आया, सी कह रहा है पूरब की ओर, और डी कह रहा है पश्चिम की ओर। तो आपको मालूम होना कि अल्फ्रेड वैगनर की एक महाद्वीपीय विभाजन का एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए एक पुराचुंबकीय परिणाम दिए गए, और इसको आधार क्या बनाया गया, पुराचुंबकीय आधार का, यानी अध्ययन के आधार को आधार बनाया गया है। अब मैं बात करता हूं कि यहां पे ये सारी चीजें मैंने क्यों दिखाई हैं, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि कभी ऐसा टाइम था, यानी 225 मिलियन ईयर्स पहले, तो वहां पे कभी ऐसा टाइम हुआ करता था कि ये जो सारे आपके कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं ना, ये कॉन्टिनेंट कभी एक हुआ करते थे, और इस कॉन्टिनेंट को हम क्या कहते थे, इस कॉन्टिनेंट को पेंजिया कहते थे। तो ये पेंजिया क्या है, यहाँ पे बहुत सारी, यानी आपको पता है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर बहुत सारी संबंधी धाराएं हैं, एनर्जी है, और एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने की कोशिश करती है, तो उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से इनमें दरारें आना स्टार्ट हो गई। अब दरारें आना स्टार्ट हुई, हुआ क्या, तो दरारें आना स्टार्ट हुई, उसके बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पहला ऊपर का जो पार्ट है यानी नॉर्थ वाला पार्ट आपका लॉरेशिया कहलाया, और जो सेकंड वाला पार्ट जिसे हम साउथ वाला पार्ट कहते हैं उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पे अब ये ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में और यहाँ पे एनर्जी, वही बात, तो वहाँ पे फिर भी आपकी एनर्जी रिलीज होगी, फिर उसके बाद में दरारें आएंगी, दरार आने के बाद में फिर भी यहाँ पे क्या होगा, फिर ये और पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये लॉरेशिया जो था वो आपका नॉर्थ अमेरिका में और यूरेशिया प्लेट से डिवाइड हो गया। दूसरा आपका जो गोंडवाना लैंड थी, तो गोंडवाना जो है जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्लेट यहीं से निकली। ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहां से आपको क्या पता चला कि यहां से एक इंडिया की जो प्लेट है, वो इंडिया की प्लेट जो है वो आपको यहीं से निकली है, और गोंडवाना लैंड का पार्ट भी इंडिया को कहा जाता है। अब ये किस साइड जाएगा, तो किस साइड गया, ये ऊपर आपको यूरेशिया दिख रहा है, क्योंकि भारत अब कहां पर है, भारत आपका एशिया में है, तो एशिया में तो क्या होगा, तो इंडिया ये वाला जो प्लेट है ये कहां टकराएगी, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर पता है क्या है, नॉर्थ है। तो भारत की जो प्लेट है जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, वो गोंडवाना लैंड कहां पे आई, वो आई आपकी उत्तर की ओर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। मैंने क्यों बताया इतना सारा, इसी वजह से बताया कि मुझे यहां पे ये बताना था कि कभी ये पेंजिया हुआ करता था, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, भारत कहां से आया और भारत किस ओर आया, और भारत कहां पे टकराया, यूरेशिया प्लेट से, और यूरेशिया प्लेट से जैसे ही टकराया तो कंप्रेशन की वजह से आपका हिमालय बना। जो हिमालय आपका फोल्डेड माउंटेन है वो किस वजह से बना है, कि दो प्लेट के टकराने से जो कंप्रेशन हुआ है उसकी वजह से बना है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। ये बात ठीक है, अभी हमने देखा कि भारतीय जो महाद्वीप है या भारतीय उपमहाद्वीप है ये कभी एक विशाल भूखंड का एक पार्ट हुआ करता था, और उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है भाई जुरैसिक भूखंड कहते हैं, बी कहता है आर्यवर्त कहते हैं, सी कहता है भाई इंडियाना कहते हैं, और डी कहता है गोंडवाना कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया वाली जो प्लेट है ये कहां से निकली, ये गोंडवाना लैंड से निकली है, और अगर ये गोंडवाना लैंड से निकली है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। थर्ड आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो भारत का यानी कहते हैं ना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन ए कहता है भाई 4 हैं, बी कहता है 6 हैं, सी कहता है 7 हैं, और डी कहता है 8 हैं। और आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये RAS में पूछा गया। ठीक है,
आरएएस के 1996 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आरएएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या बताया गया है, उसमें भारत को 4 पार्ट में दिखाया गया। लेकिन हम बात करेंगे एनसीईआरटी को, क्योंकि हम कैसे को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। और एनसीईआरटी को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें कितने पार्ट दिखते हैं भारत के, 6 पार्ट दिखते हैं। तो भारत को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने फीचर्स है भारत के पास में, 6 फीचर्स हैं, और वो 6 फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला हो गया, उत्तर का भारत का मैदान हो गया, भारतीय मरुस्थल हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तटीय मैदान हो गया, और छठवां कौन सा हो गया, द्वीप समूह हो गया। ये 6 पार्ट हमारे यहाँ पे भारत में मिलते हैं। ठीक है, हमें समझ में आ गया। आंसर आपको घटना चक्र में भी 4 दिया गया है, लेकिन हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है, और एनसीईआरटी में आपका आंसर 6 है, तो आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ए कहता है भाई भाबर में पाए जाते हैं, बी कह रहा है तराई में, सी कह रहा है शिवालिक में, और डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि पाताल तोड़ कुएं होते क्या हैं। तो ऐसे प्राकृतिक स्रोत होते हैं जहां पर जल जो होता है ना, पानी जो होता है वो स्वतः ऊपर आ जाता है। अब स्वतः ऊपर आने का मतलब क्या है, अगर स्वतः ऊपर आएगा तो इंसान को भी तो उसमें कुछ मेहनत करनी होगी। तो इंसान को मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुआं खोदना पड़ता है। और जैसे ही कुआं खोदते हैं, खोदने के बाद में एक जगह ऐसी होती है जहां पे पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है, पानी अपने आप आता है, क्या फिर उसके बाद में खोदने की जरूरत पड़ती है, नहीं। तो उससे क्या है, पानी स्वतः निकलता रहता है। अब इसके लिए क्या चाहिए, वाटर लेवल ऊपर होना चाहिए। अब वाटर लेवल ऊपर कहां होगा, इन चारों की मैं बात करूं तो कहां होगा भाई, भाबर में। भाबर वाला एरिया तो खुद पत्थर का एरिया है, तो वहां पे तो होना नहीं है। बी बचा आपका तराई, तो तराई का एरिया क्या है, जो आपका दलदल एरिया है, जहां पे नमी है, मॉइस्चर है। नमी अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, इस जगह पर आपको क्या मिलने वाले हैं, पाताल तोड़ कुएं मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियों की तो बातें, पहाड़ों पे आपको कुएं कहां मिलेंगे। डी कहता है कोई नहीं, तो कोई नहीं तो आंसर है ही नहीं। आंसर कौन सा बचा हमारे पास में, बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। और 5 आपसे क्या कहता है, 5 यहां पे क्या कहता है आपसे कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो यहां पे हम भू आकार जो होते हैं उनके बारे में हमें मनन करना है, समझना है। ए कहता है कि, पहला कहता है 4 कथन हैं, चारों में से हमें क्या बताना है, कौन सा सही है या फिर कौन से सही हैं। चलिए देखते हैं। पहला कहता है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय जो पठार है वो दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो दक्कन का पठार आपको पता है कि हम अगर बात करें इस इंडिया की, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत में आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे आपके पठार हैं, और पठार जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पे आपका पठार है। और ये पठार क्या है, आप कह सकते हो कि ये जो पठार है इसी का पार्ट आपका यहाँ पे जो मेघालय है, ये मेघालय भी है। तो ये बात कह रहा है, और ये बात सही है या गलत है, तो मैं बता दूं कि मेघालय का जो पठार है ये कभी भारतीय प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाता है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब जिसके बाद में भ्रंशन हो जाता है, और भ्रंशन की वजह से होता क्या है, यहाँ पे ये अलग हो जाता है, यानी ये आगे खिसक जाता है, और आगे खिसकने की वजह से ये मेघालय का पठार है, इसका कनेक्शन किससे खत्म हुआ, प्रायद्वीपीय पठार से खत्म हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन खत्म हो जाने से इसमें जो मिलने वाले मिनरल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर जो मिल रहा है तो वो आपका प्रायद्वीपीय पठार का ही पार्ट है, ये बात आप याद रखना। अलग जो होता है, अगर पूछा जाए कि भाई अलग किससे होता है, तो वो अलग होने का कारण या फिर कह सकते हैं जगह का नाम क्या है, मालदा। तो मालदा गैप से इसको अलग किया गया था। ठीक है, किया गया था का मतलब है कि अपने आप ही हुआ है, किया किसी ने नहीं था। तो यहां पे पहला जो कथन है वो सही हो गया, चलो ठीक है, पहला कथन मिल गया। दूसरा कहता है कश्मीर घाटी की रचना जो है वो एक समभिन्ति में हुई है। तो समभिन्ति में हुई है, इसका मतलब क्या है, तो कश्मीर जो है यहाँ पे क्या है, कुछ पार्ट इसमें उठे हुए होते और कुछ पार्ट जो है नीचे। क्यों थे, क्योंकि भारत की जो प्लेट है, गोंडवाना लैंड है, वो यूरेशिया प्लेट से टकराई थी, और टकराने पर क्या हुआ, कुछ भाग तो उठ गया और कुछ भाग जो नीचे की ओर गया उसे हम कहते हैं गर्त। और गर्त को भरा किसने, तो वहां पे आने वाली नदियों ने। तो नदियों ने भर दिया, तो इसका मतलब क्या है, कश्मीर घाटी जो है वो उसी टाइम पे बनी हुई है। तो यहां पे आपका दूसरा जो कथन है वो सही हो जाएगा।
तीसरा कहता है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो अग्रगर्त का मतलब है जो बाहर यानी आगे की तरफ जो गड्ढे हुए थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके गड्ढे हुए थे इसका मतलब है कि जो पहाड़ियां थी यानी हमारी जो प्लेट टकराई थी तो प्लेटों के टकराने से माउंटेन बने, लेकिन साथ में गड्ढे भी बने। साथ में क्या बना? साथ में इस टाइप के माउंटेन बने और ये गड्ढे भी बने। तो गड्ढे बने थे, अब इनको भरा किसने? नदियों ने भरा। तो नदियों के भरने की वजह से यहां पे क्या बने? यहां पे मैदान बन गए और जिस नदी ने भरा उस नदी के नाम से वो मैदान कहलाए। तो हम देखते होंगे कि जैसे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो इन नदियों के द्वारा इन मैदानों के इनको सेडिमेंट्स के द्वारा इन मैदानों का निर्माण हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? तीसरा कथन भी यहां पे सही है। चौथा कहता है कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है ना वो भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो आप एक बार बताओ, मैंने आपको बताया कि यूरेशिया प्लेट टकराई और गोंडवाना लैंड टकराई, दोनों के टकराने की बात हुई थी। मैंने आपके चीनी की बात करी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फोर्थ पॉइंट आपका गलत हो जाएगा कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो भारतीय प्लेट जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं और एक आपकी यूरेशिया जिसे हमें यूरोप और एशिया की प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की जोरदार टक्कर की वजह से आपका हिमालय का निर्माण हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे टैथिस सागर जो हुआ करता था वो टैथिस सागर के जो सेडिमेंट्स थे वो सेडिमेंट्स कहाँ उठ गए? वही सेडिमेंट्स आपके ऊपर की तरफ फोल्ड हो गए। इसी वजह से हिमालय को फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। तो कारण क्या है यहाँ पे? तो ये जो दिए रखा है आपका कि भारतीय प्लेट यूरोपीय प्लेट तक अगर होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो तीसरी प्लेट जोड़ी है ना ये गलत है, इसलिए आपका कौन सा पॉइंट गलत हो जाएगा? चौथा पॉइंट गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कहता है? चलो अब क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कौन सा है भाई? हमें यह ध्यान रखना है कि यहां पे सत्य और असत्य कभी नहीं आ जाता है। तो यहां पे इन वर्ड्स पर भी फोकस करना होता है क्योंकि इन्हीं वर्ड्स की वजह से हमारे आंसर कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस को रीड करना और उनमें फोकस वाले वर्ड को देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसलिए मैंने पहले ही फोकस कर दिया कि हमें यहाँ पे गलत को ढूंढना है और गलत ढूंढना तो बहुत ईजी होता है भाई, किसी की गलतियों को बताना बहुत ईजी होता है, आपको भी पता है। तो ए कहता है भाई ये एग्जामिनर ने गलत किया है। अब एग्जामिनर ने ही हमसे पूछा है कि मैंने क्या गलत किया है बता दो। तो ए कह रहा है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये आपको पता है कि जो प्लेट टूट के आई थी गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड हमारा कैसी है? वो प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत टकराया किससे है? यूरेशिया प्लेट से। यूरेशिया प्लेट के टकराने से आपका क्या बना? हिमालय का निर्माण हुआ। तो हमें ये समझ में आ गया हिमालय वगैरह वाली चीजें हैं, हिमालय हो गया, मरुस्थल हो गया और इसके अलावा आपका मैदान हो गया, ये पार्ट तो आपके बाद में बने हैं, लेकिन पहला जो पार्ट था जो आपका निकल के आया, टूट के आया, वो ये पार्ट था। तो ये पार्ट आपका क्या है? ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है और गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यहां पे ये बात सही है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे तो असत्य बताना है ना, गलत बताना है। चलो दूसरा देखते हैं। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। ये बात भी सही है। हिमालय जो है वो सबसे नवीन पर्वत है, उसे सबसे यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है और यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। यंगेस्ट का मतलब नवीनतम और फोल्डेड का मतलब बलित और माउंटेन मतलब होता है पर्वत। तो यहाँ पे ये सबसे नया पर्वत है, सबसे नई आकृति है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बी भी यहाँ पे सही है। सी की बात करते हैं। सी कहता है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। यह बात आपको देखनी है। तो मैंने यहां पे आपको प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बताया। अब इस प्रायद्वीपीय भारत की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे क्या देखते हैं? वेस्टर्न घाट है और इधर आपका ईस्टर्न घाट है। अब ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के पास में ये बने हैं आपके मैदान, ठीक है, ये आपका समुद्र तट भी है। तो ये समुद्र तट को जो निर्माण हुआ है ये समुद्र तट के बारे में पूछ रहा है। तो ये निर्माण नदियों की जमाव क्रिया से हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं ना इस साइड क्या है? स्लोप ज्यादा है यानी ढाल ज्यादा है, और अगर ढाल ज्यादा होगा तो नदियां क्या बनाएंगी?
नदियां आपकी डायरेक्ट जाके समुद्र से मिल जाएंगी। तो ये किसका निर्माण करती हैं? ये निर्माण करती हैं एस्चुरी का। और एस्चुरी क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख कहते हैं। तो अपने सेडिमेंट्स को डायरेक्ट ये समुद्र में जाके गिरा देती हैं। तो जब सेडिमेंट्स ये फैला ही नहीं रही हैं तो यहाँ पे नदियों का जमाव होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किससे होता है। अगर मैं ये कहूं तो यहाँ पे होगा आंसर सबमर्जेंस और अपलिफ्टमेंट। सबमर्जेंस का मतलब होता है जो जमीन है उसका नीचे की ओर जाना, निमज्जन। और अपलिफ्टमेंट होता है कि जमीन का समुद्र तल से ऊपर की ओर आना, जिसे कहते हैं उमज्जन। तो ये उसकी वजह से हुआ है। तो हमें यहाँ पे गलत बताना था, तो हमें गलत मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी क्या कहता है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो ये बात भी सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में कई सारी चट्टानें हैं। जो चट्टानों का मतलब जैसे आर्किन क्रम की चट्टान है, उसके बाद धारवाड़ बनी, धारवाड़ के बाद कुटप्पा आई, कुटप्पा के बाद बिंदी और बिंदी के बाद में गोंडवाना। तो गोंडवाना जो लैंड है इसके अंदर कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो भारत में जो कोयला मिल रहा है वो आपको कहां मिलता है? वो गोंडवाना आपकी चट्टानें हैं उनके अंदर मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा भाई। हमसे पूछा गया था गलत, तो मैंने आपको गलत बता दिया। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया। चले आगे, बढ़े आगे। नहीं समझ में आया होगा आप पूछ सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो। अगर आपका कोई डाउट आता है आप कमेंट में पिन कर सकते हो, कमेंट में पास कर सकते हो, और उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समाधान बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओ भाई 7 क्या कहता है? 7 कहता है मैच करना, और मैच मेकिंग तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इन दोनों को सुमेलित करना है और हमें सही उत्तर का चयन करना है। यानी सुमेलित करने के बाद में इनमें से आपको आंसर देना है। 1997 का ये क्वेश्चन है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी बनता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो दक्कन ट्रैप है ये कौन सी चट्टानों का टाइम का बना हुआ है? पश्चिमी घाट में कौन सी चट्टान है, अरावली में कौन सी, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप में कौन सी? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो अरावली जो है वो सबसे क्या है? पुराना है इसमें। तो अरावली पर्वत की मैं बात करूं तो मुझे अरावली के बारे में अगर पता चल गया मैं आंसर निकाल दूंगा। या फिर कहते हैं एक या दो आंसर मुझे पता हो तो मैं आंसर फिर उसके हिसाब से निकाल दूंगा। मैच मेकिंग में क्या करना होता है, आपको अगर एक या दो आंसर इसमें से पता चलना, एक दो या दो मेकिंग अगर कर लो तो आप उस बेस पर भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे कर सकते हैं? मैं चलो अरावली की बात करता हूं क्योंकि मुझे अरावली का पता है। ठीक है, चारों में से अगर मुझे अच्छे से पता है तो वो अरावली का पता है। और अरावली का जो होगा वो होगा आपका प्री कैम्ब्रियन टाइम। तो अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन टाइम की है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 2। तो सी का 2 मुझे देखना है सबसे पहले। तो यहां पे सी का 2 देख लो। तो सी का 1 इसमें दिया है, सी का 2 इसमें दिया है, सी का 3, सी का 2। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा और एक का ये सी गलत हो जाएगा। बचा मेरे पास में 2 ऑप्शन। अब मुझे इसमें और क्या देखना है? मुझे एक और चीज आती है, वो है आपकी नर्मदा ताप्ती। नर्मदा ताप्ती जो है वो बहुत यानी अभी की का बात करते हैं, अत्यंत नूतन की बात करते हैं। तो ये बारे में मुझे पता है। तो डी का कौन सा हो जाएगा भाई? डी का 5। तो यहाँ पे फिर भी आंसर नहीं निकला कि डी का हो जाएगा 5, क्योंकि डी का 5 इसमें भी दिया है, डी का 5 इसमें भी दिया है, सी का 2, सी का 2। ठीक है, अब जो आंसर निकलेगा वो अगले से निकलेगा। जो यहाँ पे दक्कन ट्रैप है ये क्रिटेशियस टाइम का है। दक्कन ट्रैप जो है ये क्रिटेशियस टाइम का है, और क्रिटेशियस टाइम को कहते हैं हम आदि नूतन। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3rd। तो यहाँ पे ए का 3rd ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो और बहुत अच्छे से इसके आंसर निकल के आते हैं। क्योंकि ये मैकिंग वाला जो है कि आपको एक या दो पता है, उस बेस पर भी आप आंसर अच्छे से पता कर सकते हो। ठीक है, पश्चिमी घाट की बात करेंगे। अब पश्चिमी घाट जो है वो सोनोजॉइक टाइम का है। अब सोनोजॉइक इसमें कहाँ दिया है भाई? सोनोजॉइक तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन सोनोजॉइक को हिंदी में हम कहते हैं उत्तर नूतन, इसलिए बी का हो जाएगा 1। ठीक है जी, आंसर आपका निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़े। आंसर कौन सा हुआ? बी आंसर हुआ। ए का 3rd, बी का 1, सी का 2, डी का 5। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है आपसे कि केरल का कुट्टानाड एक जगह है, केरल में एक जगह है जिसका नाम क्या है? कुट्टानाड। ठीक है, कुट्टानाड या कुट्टा नाडू ये क्यों प्रसिद्ध है? ए कहता है ये मीठे पानी की झील के लिए प्रसिद्ध है। बी बता रहा है नहीं ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, सी कहता है एक प्रवाल द्वीप के लिए है, और डी कहता है कि भारत के सबसे पश्चिम में स्थित
बिंदु के लिए है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको मालूम क्या होगा कि ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये मालूम पड़ गया। कैसे पता चला? क्योंकि मुझे मालूम था, मैंने पढ़ा है, और इसी वजह से यहाँ पे क्या है, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा किसकी खेती होती होगी इसमें? तो इसमें धान की खेती होती होगी, जिसे हम चावल कहते हैं। और ये बहुत ही नीचे है। नीचे का मतलब समुद्र तल से ज्यादा ऊंचा नहीं है, समुद्र तल से तो ये नीचे और है। तो कितना नीचे है ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये जो एरिया है ना, ये समुद्र तल से नीचे है, इसलिए न्यूनतम ऊंचाई बोल रहे हैं। तो समुद्र तल से नीचे कितना? तो नीचे है 1.2 मीटर से लगभग 3.2 मीटर तक। तो 1 मीटर नीचे है ये, लगभग 1 से 3 मीटर क्या है, ये नीचे है समुद्र तल से। तो जो समुद्र तल होता है ना, उससे थोड़ा ये नीचे की तरफ। अब ये कहोगे डूबता क्यों नहीं है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बिल्कुल किनारे पे नहीं है। अगर ये किनारे पे होता, यानी कोस्ट पे होता, तो डूबता ना। ये थोड़ा सा क्या है, आगे की तरफ है, केरल में थोड़ा सा आगे की तरफ, यानी किनारे से बहुत दूर है। और अगर किनारे से दूर है तो इसका मतलब क्या है, ये डूबेगा नहीं। ये डूबेगा, बाद में डूबेगा, केरल डूब जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। तो कुट्टानाड में जो खेती की प्रणाली है ना, ये वर्ल्ड फेमस है। तो वर्ल्ड फेमस होने की वजह से इसे क्या बोला गया है, GIAHS। तो भाई ये क्या है, ये बड़ा खतरनाक सा नाम दिख रहा है, GIAHS। और ये किसके द्वारा दिया गया? ये FAO की संस्था है, उसके द्वारा दिया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि FAO क्या है, UN का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा क्या हुआ कि 2013 में इसे कुट्टानाड की जो खेती की प्रणाली है ना, उसको वैश्विक रूप से इंपॉर्टेंट माना। तो इसी वजह से ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट क्या है, GIAHS, ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। 9 क्या कहता है आपसे, चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मरुस्थल है या मरुस्थल का पार्ट है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है भाई, सिंधु क्षेत्र है, बी कहता है नहीं गंगा क्षेत्र है, सी कह रहा है नहीं भाई असम क्षेत्र है, और डी लास्ट कहता है कि मध्य भारत का क्षेत्र है। अब आप एक बात बताओ, अगर आपने जो आपका मैप है, भारत का मैप, इसको अगर समझा हो, तो गंगा का क्षेत्र जो है वो मैदान है, असम का क्षेत्र जो है वो भी मैदान है, और मध्य भारत का क्षेत्र जो है ये पहाड़ी एरिया है। अब यहाँ पे सिंधु क्षेत्र है, भाई सिंधु क्षेत्र भी तो मैदान है, लेकिन सिंधु क्षेत्र में ही आपका क्या आता है, आपका मरुस्थल भी आता है। तो ये राजस्थान का मैदान जरूर है, लेकिन राजस्थान का मैदान जो अरावली पर्वत के पश्चिम में है, वो अरावली पर्वत के पश्चिम वाला पार्ट जो है वो आपका सिंधु क्षेत्र का ही पार्ट है, और वो आपका मरुस्थल का पार्ट है। ये बात आपको याद रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में हमें बस क्या देखना है, फोकस चीज करनी है, और वो फोकस यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़, यानी धारवाड़ का मतलब जहाँ पे धात्विक जो चीजें हैं, धात्विक यहाँ पे क्या मिलता होगा, धातुएं मिलती होंगी, तो यहाँ पे उस भूस्तरीय वाली रचना का नहीं है। तो ए कहता है आपका मुंगेर, बी कहता है रोहतास, और सी आपका कहता है आपका जमुई, और डी कहता है नवादा। तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर आपको मालूम होना चाहिए कि मैं यहां पे अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, तो यहां पे आपको 3 जिले दिख रहे हैं। तो इनमें से चारों में से 3 जिले आपको यहां पे दिख रहे हैं। कौन से? तो एक तो हो गया आपका मुंगेर, ठीक है, एक हो गया मुंगेर, दूसरा हो गया नवादा, और तीसरा हो गया जमुई। ठीक है, तो मुंगेर, नवादा और जमुई, ये 3 जिले जो हैं ये कहाँ के हैं, ये धारवाड़ जिले के हैं, यानी कह सकते हो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले हैं। और यहाँ पे आपको धातुएं बहुत अच्छी मात्रा मिलती हैं, लेकिन इसमें से एक बचा जो ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, ये रोहतास है। और रोहतास जो है वो दक्षिण पश्चिम का एरिया है, और ये कहाँ के हैं, ये दक्षिण पूर्व के एरिया हैं। ये तीनों कहाँ के हैं, ये तीनों जो हैं ये दक्षिण पूर्व के एरिया हैं। और इसकी मैं बात करूं, ये क्या है, ये दक्षिण पश्चिम का एरिया है, और ये दक्षिण पश्चिम
का जो एरिया है बिहार का, और ये इसमें क्या मिलता है, इसमें आपको, यानी ये कौन सी चट्टानों का एरिया है, ये आपका विंध्यन चट्टानों का एरिया है। कौन सी चट्टानों का, विंध्यन चट्टानों का एरिया है। ये किसके हैं, ये धारवाड़ चट्टानों के एरिया है। बस इतना याद रखना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए क्योंकि यूपीपीएससी में नहीं आपका नहीं पूछा गया, बिहार का क्वेश्चन है, इसलिए आप कह सकते हो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, क्योंकि घटना चक्र की जो बुक है उसमें ये सारी चीज़ें, यानी बीपीएससी हो, चाहे वो आपका जेकेपीसी हो, कहीं का भी आपका पीएससी का एग्जाम हो, कहीं का आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन इतना है कि ये प्रैक्टिस के रूप में करने हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको अगर लगता है कि नहीं आ रहे हैं तो आप उनको छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 11 पे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है, ऑप्शन आपके सामने, आपको देखने हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पुरानी कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो है वो है आपकी आर्कियन, ठीक है, सबसे पुरानी आर्कियन है। अब इसका होता है रूपांतरण, और रूपांतरण के बाद में यहां पे जो चट्टान बनेगी वो बनती है आपकी धारवाड़ की चट्टान है, ठीक है। धारवाड़ के बाद में आती हैं आपकी कोडप्पा की चट्टान है। अब भाई कोडप्पा भी आपका नया हो गया, लेकिन इससे भी नई कोई है, तो इससे नई भी आपकी है, तो वो कौन सी है, वो आपकी विंध्यन की है। और विंध्यन के बाद में जिसका निर्माण हुआ उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गोंडवाना की चट्टान है। तो यहाँ पे सबसे नवीनतम चट्टानों के बारे में अगर पूछी जाएगी तो कौन सी है, वो है आपकी गोंडवाना की चट्टान है, और गोंडवाना की चट्टान इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है, तो वो है आपकी गोंडवाना, जिसमें आपका क्या मिलता है, कोयला मिलता है। और अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो भाई बहुत ही आसान ट्रिक है, जिसको आप कह सकते हो आधार कार्ड। भाई आधार कार्ड क्या हो गया, बनवाने गए, ठीक है। लो अब यहां पे कहोगे ये कैसी ट्रिक है, भाई ये ऐसी ट्रिक है कि आपको इसमें से याद कैसे करना है। आधार में आपकी होगी ए से आर्कियन, धार से होगी धारवाड़, कार्ड से होगी कोडप्पा, और इसके बाद में बनवाने से होगी आपकी विंध्यन, और गए से हो जाएगी आपका गए से हो जाएगी गोंडवाना। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है, क्योंकि आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है आपको, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा आधार कार्ड तो और ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आधार कार्ड तो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम, भाई एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड भी तो होना चाहिए, तभी तो आप एग्जाम फॉर्म भर पाओगे, तभी तो आप क्वालिफाई कर पाओगे उस चीज़ को। पढ़ने पर क्वालिफाई तो होगा ही, लेकिन भाई फॉर्म भरने के लिए हमें आधार कार्ड चाहिए, तो वो आप इस तरीके से आधार कार्ड बनवा लो। भाई आधार कार्ड बनवाने गए तो इसी तरीके से आपका आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12, देखो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं आरओ के लिए, तो यहां पे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम क्या है, और हम कहां का दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ का दे रहे हैं क्या, हम दे रहे हैं यहाँ पे यूपी का एग्जाम। तो यूपी के लिए ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं बनता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट कहता है कि जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। तो यहाँ पे बस इतना याद कर लो कि ये जो दिया, यानी ये भूगर्भिक समय मापक जो तैयार किया वो जेडी डाना ने नहीं किया, वो किसने किया, वो आपका टीएल हॉलैंड ने किया। किसने किया, टीएल हॉलैंड ने किया। तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर टीएस हॉलैंड हो जाएगा। जब टीएस हॉलैंड अगर ये हो गया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि कथन हमारा पहला क्या है, गलत हो गया। भाई ये तो गलत कर दिया मैंने। सेकंड क्या कहता है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो भूगर्भिक जो समय मापक के अनुसार जो होता है ना, जो भारतीय चट्टानें जो होती हैं, तो आपको पता है आर्यन क्रम की चट्टानें, पौराणिक चट्टानें कौन सी हैं, द्रविडियन कौन सी, आर्यन युग की चट्टानें कौन सी हैं, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो आंसर इसका सेकंड क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ये देख लो कौन सा सही है इसमें। तो यहाँ पे कथन फर्स्ट तो गलत है और सेकंड सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बस प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, बाकी ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। कि आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया जाता है। गंगा का जो मैदान है उसे किस रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ए कहता है पैडी प्लेन, बी कहता है पेनी प्लेन, सी है यहाँ पे जियोसिंक्लाइन,
और डी है यहाँ पे कार्स्ट प्लेन, और लास्ट कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचवा जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जो दिखाई दे रहा है, तो बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें 5 ऑप्शन आते हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पे 5वां ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा का जो मैदान है वो क्या है, वो एक भू अभिनीति गर्त है। गर्त का मतलब क्या होता है, गड्ढे हुआ करते थे कभी गंगा के मैदान में, वो क्या है धीरे धीरे गड्ढों को भरा गया है। किसके द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जियोसिंक्लाइन, जैसे भू अभिनीति भी कहते हैं, तो जियोसिंक्लाइन क्या है, एक तरीके का गर्त होता है। जैसे मैंने बोला ये क्या है, ये आपकी प्लेट है और ये एक आपकी अलग प्लेट है, ये प्लेट जो है कभी आपस में जुड़ी होंगे, तो जुड़ी होने पर क्या होगा, ये जो नीचे की तरफ में जो आपका पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, जियो सिंक्लाइन कहते हैं, या फिर कहेंगे जियो सिंक्लाइन की जगह पर हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे भू अवनति कह सकते हैं। इसी के कंप्रेशन से क्या होता है, इसी के कंप्रेशन से आपका धीरे 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 करके और ही चीज़ों का निर्माण होता है। या फिर मैंने यहाँ पे आपको पहाड़ वाला एरिया दिखाया है, अगर मैं पहाड़ वाला एरिया ना दिखा के इसको ऊंचा वाला पार्ट दिखाऊं और इसको दिखाऊं ये दोनों पार्ट के नीचे की तरफ में, तो यहां पे कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन से यहां पे दो चीजें बनी। कंप्रेशन से क्या बना, आपके यहां पे पहाड़ बने जिन्हें फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है, और क्या बना, और दूसरा जो पार्ट बना वो क्या बना, वो आपके गड्ढे बने जिसे हम कहते हैं गर्त। तो यहां पे ये पार्ट जो है ये किसने बताया, ये बताया कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर। तो कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, वो कोबर की थ्योरी है जिसको आज के कैंप पे माना नहीं जाता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये दो पार्ट थे, ये यानी जुड़े हुए थे, बीच में आपका समुद्र हुआ करता था, ये धीरे धीरे पास में आए, तो यहां पे क्या कंप्रेशन हो गया, तो नदियां यहां से जो नदियां सेडिमेंट्स डाल रही थी, वो नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट थे वो सेडिमेंट्स ही आपके धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ गए कंप्रेशन की वजह से, और कुछ पार्ट जो है वो वहां पे गड्ढे हुए यानी गर्त भी बने, एक आपका ऊपर की तरफ गया, एक नीचे की तरफ में गया। तो नीचे की तरफ में जो आया वो गंगा का मैदान कहलाया, और चीजें गंगा का मैदान तो बाद में बना है। ठीक है, गंगा का मैदान तो बाद में बना, लेकिन पहले क्या था, वो गर्त हुआ करता था, बाद में नदियों के द्वारा उसको भर दिया गया तो मैदान बन गए। ये बात सही है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 14। ओहो 14 तो नहीं है, अब आपका यहाँ पे दूसरा स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं भारत के पर्वतीय प्रदेश। तो भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है या उत्तर भारत के जो पर्वत हैं, हम आपको उसको करने वाले हैं। तो अब जो है आपका सेकंड टॉपिक, मैंने तो कहा था कि 2 टॉपिक को कवर करने वाले, पहला आपका भौतिक प्रदेश हो गया, दूसरा जो है वो आपका कौन सा है, उत्तर भारत एवं उत्तर नॉर्थ ईस्ट वाले पर्वत जो हैं उस पर्वतमाला को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 तरीके से दिखाया है। अब ये 2 तरीके से क्यों दिखाया है भाई, एक है आपका पर्वतीय विभाजन है, दूसरा जो है वो नदियों के द्वारा विभाजन है जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक विभाजन या रीजनल विभाजन। ठीक है, डिवीजन। तो यहाँ पे इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय का निर्माण होने के बाद में यहाँ पे हिमालय की रेंजेस बनी। अब जो हिमालय की रेंजेस बनी यानी 2 प्लेटें आपस में टकराई। अगर मुझे यहाँ पेज मिल जाता तो मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करता। चलिए मिल गया है, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, कि मान लो ये पेज है, ठीक है, ओहो ये पेज भी सही नहीं है, ठीक है, ये पेज है, चलो मैं पेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो ये पेज जो है, अब आप एक बार बताओ कि मैं इस पेज को, ठीक, ये पेज जो है ऐसे है, तो 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी, कंप्रेशन होगा, तो 2 प्लेटें ही, एक मेरा इधर वाला हाथ मान लो, एक वाला ये वाला हाथ मान लो, दोनों प्लेट के टकराने से क्या हो रहा है, आपने देखा ये पार्ट जो है ऊपर उठता जा रहा है कंप्रेशन की वजह से। ये जैसे जैसे मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ ना, पार्ट ऊपर उठता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो कंप्रेस होने से ये क्या है, फोल्ड होता जा रहा है, और फोल्ड होने की वजह से यहाँ पे आपका जो माउंटेन वाला पार्ट बन रहा है, उठा हुआ भाग बन रहा है, ये माउंटेन बने, और इसी को फोल्डेड माउंटेन कहा गया। भाई मैंने कागज से बता दिया, लेकिन नॉर्मली हुआ ऐसा ही था। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें क्या बताना है अब आगे, कि इस तरीके से आपके हिमालय है जिसमें आपको कई सारी रेंजेस मिलती हैं। तो जब मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा, यानी पर्वतीय विभाजन की मैं बात करूंगा, तो पर्वतीय जो विभाजन हुआ वो आपका किस आधार पे हुआ, समानांतर हुआ। और समानांतर किस तरीके से, तो इस तरीके से बांटा कि जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये रेंजेस जो दिख रही हैं आपको, ये रेंजेस किसकी हैं, ये आपकी ट्रांस हिमालय की रेंजेस हैं। किसकी हैं, ये ट्रांस हिमालय की रेंजेस हैं। तो यहाँ पे पहला पार्ट कौन सा हो गया, ये ट्रांस हिमालय हो गया। अब दूसरा पार्ट की बात करते हैं, चलो दूसरे की बात करते हैं। इसके बाद में जो वास्तविक हिमालय है वो ये वाला पार्ट है, जो आपको अभी ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, इस तरीके से आर्क्ड शेप में आपका हिमालय,
ठीक है, ये गया हिमालय। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालय। और ये ग्रेटर हिमालय ही आपका बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और इसका कंप्रेशन इतना ज्यादा हुआ है कि इसमें जो पहाड़ियां हैं वो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उनका जो एवरेज आता है वो 6000 मीटर का आता है। और इसी पार्ट में यानी इसी रेंज में आपको एक दिखता है माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहां पे आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, ये आपकी दूसरी रेंज हो गई। अब इसके बाद में तीसरी रेंज की बात करते हैं। तो तीसरी रेंज के लिए कलर अलग करते हैं, क्योंकि यहां पे हमें बताना भी तो है। तो यहां पे आपको ये दिख रहा है, ये अलग अलग रेंज में, एक रेंज ये, एक रेंज ये, इस तरीके से आपको रेंजेस दिख रही होंगे। ये जो रेंजेस हैं, इस वाली रेंज को हमने क्या बोला है, इस वाले पार्ट को बोला हमने मिडिल हिमालय या फिर मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। तो ये क्या है, इनके अलग अलग नाम हैं, ये भी हमें याद रखने हैं। ट्रांस हिमालय, फिर कहते हैं ग्रेटर हिमालय या फिर बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के अलावा बड़ा हिमालय, या फिर कहते हैं इसे हिमाद्री हिमालय। दूसरा पार्ट जो मिडिल हिमालय है, तो मिडिल हिमालय जो है उसे क्या कहते हैं, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा जो पार्ट है, जो आपकी चौथी रेंज है, तो चौथी रेंज को हम क्या कहते हैं, तो ये आपको दिख रही है, ये चौथी रेंज है। ये भी आपकी कई बार यानी बीच बीच में कटी हुई है। क्यों कटी हुई, क्योंकि यहाँ पे नदियां दिखती हैं। तो ये जो पार्ट है यानी चौथा, इसे कहते हैं हम शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय जो है, इसे आउटर रेंज भी कहा जाता है, आउटर रेंज भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो मैंने कैसे बता दिया, यहां पर आपको 4 पार्ट दिखाई दिए हिमालय की, 4 रेंजेस, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये चारों रेंजेस आपके क्या है, पर्वतीय विभाजन है। जब आपकी प्लेट इससे तरीके से टकराई थी, तो जो समानांतर विभाजन हुआ है, समानांतर आपको रेंज दिख रही है, तो वो रेंजेस आपकी 4 पार्ट में डिवाइड होती है। ये बात आपको याद रखनी है, आगे ये काम आने वाली है। तो ये पर्वतीय विभाजन कहलाता है। दूसरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रीजनल डिवीजन है, जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक विभाजन। अब ये किस आधार पे होता है भाई, यहां पे तो मैंने कह दिया कि एक एक यहां पे लेयर जो आपको दिख रही है, इस तरीके से आर्क शेप में आपको दिखाई दे रहा है यहां पे। अब इसके बाद में जो विभाजन हुआ है, ये नदियों के बेस पर विभाजन है। कैसे, तो आपको यहां पे नदियां दिखेंगी। कैसे दिखेंगी भाई, ये दिख रही है, ये आपकी कौन सी रिवर है, ये इंडस रिवर है। इसी तरीके से ये आपका बीच से जा रही है, ये सतलज रिवर है। तो इंडस और सतलज के बीच में जो है, वो आपका कौन सा हिमालय कहलाता है, ये आपका पंजाब हिमालय कहलाता है, या फिर इसे कश्मीर हिमालय कहा जाता है। तो इस दोनों नदियों के बीच में जो माउंटेन पड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, इसके बाद में आता है दूसरी रेंज। दूसरी रेंज कौन सी है, तो यहाँ पे एक नदी और निकलती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है काली नदी। तो यहाँ पे आपको ये काली नदी जो पार्ट दिख रहा है, तो आपका सतलज और काली के बीच में का जो पार्ट है, सतलज और काली के बीच का जो पार्ट है, वो क्या कहलाता है, वो आपका कुमायूं हिमालय कहलाता है। कौन सा, कुमायूं हिमालय कहलाता है। ठीक है, अब आप आगे एक और नदी होगी क्या, हाँ तीसरी भी रेंज है। तो तीसरी रेंज आपकी कौन सी है, तो तीसरी रेंज आपको यहाँ पे दिखती है तीस्ता वाली। तो आपका कौन सी नदियां, ये आपकी काली नदी और ये आपकी तीस्ता नदी। तो काली और तीस्ता के बीच में आपका कौन सा, नेपाल हिमालय हो गया। अब तीस्ता के बाद में कौन सी नदी आएगी भाई, तो फोर्थ जो नदी है वो आपकी ये आती है, जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय क्या, यानी ब्रह्मपुत्र और आपकी कौन सी तीस्ता नदी के बीच में आपको जो दिखता है, वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये समझ लो कि दोनों पार्ट में जो डिवीजन कर रहे हैं, वो इसको 4-4 पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे यानी पर्वतीय विभाजन या समानांतर विभाजन, तो ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक। और जब मैं इसकी बात करूंगा रीजनल बेस पर, तो नदियों के बीच वाले पार्ट का आपका हो गया पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। इस तरीके से आपका विभाजन हुआ है। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, चलो निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। अब हमें इस पे क्या बताना है, सही आंसर देना है। पहला कहता है, कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन कहता है कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं ना, वो सभी सतत वाहिनी हैं। सतत वाहिनी का मतलब है जिनमें पानी हमेशा रहता है, या फिर कह सकते हो उन्हें सदा नीरा। यहाँ पे सदा नीर रहता है, हमेशा जिसमें पानी रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सतत वाहिनी कहते हैं। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। अब ये क्यों सही है, आपको पता है, ये है हिमालय, यानी हिमालय के आपका एक माउंटेन।
अब इस माउंटेन पे आपको मालूम ये होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, और हाइट हमेशा किसके कहते हैं, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात आप याद रखना कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एल्टीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इज 1/T, यानी टेम्परेचर। तो होगा क्या, टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर, या फिर कहेंगे एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अगर एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, एल्टीट्यूड घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमारा यहाँ पे हाइट बढ़ रही है यानी एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो एल्टीट्यूड बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर की ओर जाऊं तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस माइनस होगा, यानी कम हो जाएगा। और 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कम हो जाता है। तो जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर इस जगह पे होगा, तो जो टेम्परेचर यहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाऊं तो -6 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यहाँ पे था आपका 20 डिग्री, तो ऊपर जाएंगे तो 6 कम कर दो, 13.5 डिग्री हो जाएगा। तो 13.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर होगा। तो आपको पता है क्या 1 किलोमीटर के पहाड़ हैं? नहीं, हमारे पास तो भाई 8,848, जो कि आपका माउंट एवरेस्ट है, लगभग 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो भाई 54 आपका कितना माइनस हो जाएगा, लगभग 54, या फिर कह सकते हो लगभग 60 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो 60 डिग्री माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ ग्लेशियर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्लेशियर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो स्नो लाइन के ऊपर ग्लेशियर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये ग्लेशियर क्या है, धीरे धीरे मूव करते हैं। मूव करने पर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो आपके ग्लेशियर पिघलते जाएंगे, और पिघलेंगे तो क्या होगा भाई, पिघलेंगे तो नीचे आके ये नदी का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ग्लेशियर हमेशा बनेंगे, ग्लेशियर हमेशा पिघलेंगे, तो क्या होगा, नदियाँ हमेशा बहती रहेंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ की नदियाँ जो होती हैं वो सदा नीरा होती हैं, या फिर आपकी पेरिनियल रिवर कहलाती हैं। पेरिनियल का मतलब होता है जिसमें हमेशा पानी रहता हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कथन ए तो सही है। बी क्या कहता है, यानी कारण क्या कहता है, रीजन क्या कहता है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये बात आपको पता है भाई कि जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून इंडिया में एंटर करता है ना, तो इंडिया में जो एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद में वो किससे टकराता है, हिमालय से टकराता है। तो हिमालय तक ये बारिश करेगा, तो यहाँ पे जो बारिश भी हो रही है ना वो दक्षिण पश्चिम मानसून से हो रही है। तो इसका मतलब हो गया कि कारण भी यहाँ पे सही है। ठीक है, कारण जो है यहाँ पे वो सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे सतत वाहिनी है उसका रीजन क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून होगा? नहीं, ये कारण तो सही है लेकिन ये पुष्टि नहीं करता है कि ये एक ही सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि वहां पे तो ग्लेशियर है, पानी जो रह रहा है वो ग्लेशियर की वजह से बह रहा है, सतत वाहिनी जो है वो ग्लेशियर की वजह से सतत वाहिनी है। मानसून तो आपका केवल आपका जून जुलाई के टाइम पे आएगा, अगस्त सितंबर तक रहेगा और फिर चला जाएगा। तो ये तो केवल 3 से 4 महीने रहने वाला है, तो क्या उसकी वजह से सतत वाहिनी है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सोर्स जरूर है, ये कह सकते हैं कि ये पानी का सोर्स जरूर है, लेकिन आपकी पेरिनियल रिवर जो है वो ग्लेशियर की वजह से है। तो इसका मतलब ये सही व्याख्या तो नहीं कर रहा, लेकिन ये बात सही कह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन जो कारण दे रखा है ना, रीजन दे रखा है, वो रीजन आपके जो आपका कथन है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। एनालाइज का मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पे अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि किताब को पढ़ना अलग होता है, पढ़ने के अलावा उस चीज को माइंड में बैठाना मैप के आधार पर और या फिर उसको इमेजिनेशन के आधार पर वो ज्यादा इजी हो जाता है। तब जब ज्यादा इजी हो जाएगा तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब जहां से अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मैंने आपको बताया कि एल्टीट्यूड आपका बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घटेगा। तो आपको पता है कि जहां पे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा टेम्परेचर घटता जाएगा। आपका मानसून आ रहा है, मानसून आ तो रहा है लेकिन बारिश कर रहा है, 2 से 3 महीने बारिश करेगा, निकल लेगा, फिर निकलने के बाद में बारिश, फिर पानी कहाँ से आएगा भाई? तो पानी आने का रीजन क्या है? ग्लेशियर ही है तो है।
तो यहां से ये बात हमारे माइंड में कंसेप्ट को समझना है, और जब हम कंसेप्ट को समझ जाएंगे ना तो हम क्वेश्चंस को गलत करेंगे ही नहीं। तो इस वजह से मैं आपके लिए ऐसी क्लास लेके आया हूं जहां पे आप क्वेश्चंस का एनालाइज कर पाओ, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ पाओ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझना है, किस तरीके से इसके आंसर निकालने हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और इसी के चलते अगर आपने ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है भाई? फिर विचार करना है, विचार तो आपको करना रहना है, जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे सब पर विचार करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आपको पढ़ो, पढ़ने के बाद में आप आंसर देने की कोशिश करो। मैं तो दूंगा ही, मैं तो आपको समझा ही रहा हूं क्योंकि मुझे तो देने हैं। पहला कथन कहता है हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत बहनी है। भाई अभी समझा कि भाई हिमालय से निकलने वाली नदियां तो सतत बहनी है, पेरिनियल रिवर हैं, क्योंकि यहाँ पे हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर पिघलेंगे और यहाँ पे ग्लेशियर को कहा जाता है मूविंग आइस या मूविंग स्नो। तो जहाँ पे जैसे जैसे आपके ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ आते हैं, टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर डाउन तो यहाँ पे आपका जो बर्फ है वो पिघलेगी, पिघलेगी तो वो नदी का रूप लेगी, नदी का रूप लेगी तो नदियां बन के जाएगी, मैदानों में बहेगी और मैदानों से बहते बहते सागर में पहुंचेगी, और ये हमेशा प्रोसेस चलती रहेगी, इसलिए ये कैसी है? सतत वाहिनी है। तो कथन तो हमारा सही है। रीजन क्या दे रखा है? रीजन यहाँ पे दे रखा है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो भाई बिल्कुल, हिमानियों का मतलब है ग्लेशियर, तो मैं ग्लेशियर को ही तो समझा रहा हूं। तो यहाँ पे कारण भी आपका सही है कि ग्लेशियर से ही आपकी नदियां निकल रही हैं, वो आपका सोर्स जो है पानी का, नदियों का, वो क्या है? वो आपका ग्लेशियर ही है। ग्लेशियर के पिघलने से ही नदियां बन रही हैं और नदियां ही आपके आगे जाके मैदानों का निर्माण कर रही हैं, क्योंकि सेडिमेंट्स जो लेके आती हैं उनसे मैदानों का निर्माण, और मैदानों के निर्माण के बाद में वो धीरे 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 जाके डेल्टा का निर्माण करती हैं और डेल्टा का निर्माण करके आगे समुद्र में गिर जाती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए सही है, कारण आर भी सही है, और ये जो बता रहा है वो आर जो है वो ए का रीजन भी है, बिल्कुल सही पुष्टि करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए की पुष्टि करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कहता है? चलो क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कहता है? हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हमें यहाँ पे बताना है कि प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि दो प्लेटों के टकराने से यहाँ पे क्या आया? फोल्ड हुआ माउंटेन, यहाँ पे जो आपके तैतीस सागर के अवसाद हुआ करते थे वो आपके फोल्ड हो गए। तो फोल्ड होने की वजह से, कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय का जो निर्माण हुआ वो आपका 4 रेंज में हुआ है। तो रेंज कौन सी है? तो सबसे पुरानी जो रेंज है वो है आपकी ये, इस तरीके से ये भी 4 रेंज में बटी हुई है। इसे हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं हम ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद भाई अगली रेंज कौन सी है? तो दूसरी रेंज भी हमने देखी थी, तो दूसरी रेंज के लिए जगह नहीं बची क्योंकि मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, आप समझ लेना। ठीक है, ये इस तरीके से दूसरा है। तो दूसरी जो रेंज है वो कौन सी है? ये आपकी ग्रेटर हिमालय है। कौन सी है? ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय जिसे हम बृहद हिमालय कहते हैं। अब इसके बाद तीसरी रेंज आएगी, तो तीसरी रेंज को समझते हैं। तो तीसरी रेंज देखी हमने, वो भी आपकी रेंज में बटी हुई है इस तरीके से, इस तरीके से रेंज में बटी हुई है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय को कहते हैं मध्य हिमालय। और चौथी रेंज फिर से आपकी चौथी रेंज, तो चौथी रेंज इसका नाम है शिवालिक। मैंने बना दिया मैदान में, लेकिन आप समझ लेना क्योंकि समझने के अकॉर्डिंग हमें समझना, बस इतना ही ध्यान देना है। शिवालिक, तो ये होगी आपकी शिवालिक। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे प्राचीनतम कौन सी है? तो आपको मालूम है प्राचीनतम तो ट्रांस है भाई, 4 है तो 4 में प्राचीनतम आपकी ट्रांस हो गई, लेकिन ट्रांस तो दिया ही नहीं है। हमें क्या दिया? शिवालिक दिया है, निम्न दिया है, बृहद दिया है, धौलाधर दिया है। तो ये धौलाधर श्रेणी तो खुद आपका मिडिल का पार्ट है। बृहद हिमालय बचा, निम्न हिमालय बचा, शिवालिक बचा। शिवालिक तो आपका सबसे आखिरी में बना है, तो आपका कौन सा बनेगा? पहले ट्रांस बना होगा, फिर ग्रेटर, फिर मिडिल, फिर शिवालिक। तो ट्रांस दिया नहीं है, बाद में दिया है ग्रेटर। तो ग्रेटर हमारा ऑप्शन में है, जिसे हम बृहद हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कहता है भाई?
क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से जल्दी भाई समझ लो क्योंकि अभी क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको बस फिर कहोगे कि यार सर ने समझाया नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके आगे धीरे धीरे आपका बुक को खत्म करके जाएंगे, आपका पेपर एग्जाम को क्वालिफाई करा के जाएंगे। आपको पता है हिस्ट्री की क्लासेस अखिल सर के द्वारा ली जा रही है, ज्योग्राफी में पढ़ाई रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट आपको मिलने लग जाएंगे। तो इसी के लिए करना क्या है, क्लास को लाइक और वीडियो को शेयर, और इसके अलावा जितने साथी हैं अपने साथियों को फैला दो भाई कि RO ARO के लिए घटना चक्र की बुक जो है उसका पूर्वावलोकन श्रृंखला जो है उसका रिवाइज और उसका एनालाइजेशन RO ARO के लिए यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में हो रहा है। तो करना है सब्सक्राइब और शेयर। पहला कहता है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, भाई अभी तो हिमालय है, अगर नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता, क्या इफेक्ट पड़ता, हिमालय नहीं होता। आपको पता है अगर यहाँ पे हिमालय है, ये आपका हिमालय का पार्ट है, आप समझ लो, इमेजिन करो ये जम्मू कश्मीर यानी नॉर्थ वाला पार्ट, जो नॉर्थ में आपका पूरा हिमालय है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है, कथन कह रहा है क्या, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। तो आप एक बात बताइए कि भारत जो है एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा का मतलब क्या है कि कर्क रेखा पर आपकी क्या होती है, कर्क रेखा तक आपको पता है सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, तो इस एरिया में क्या होगा, गर्मी होगी। अब आप बताओ कर्क रेखा से ऊपर हमें किसका अनुभव होना चाहिए, हमें ठंड का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि ये शीतोष्ण पार्ट है, यानी ये तो है कर्क रेखा से नीचे मकर रेखा तक क्या है, ये आपका उष्ण कटिबंधीय है, और कर्क रेखा से ऊपर आपका क्या हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाता है, यानी शीत और उष्ण, यानी हल्का गर्म हल्का, यानी गुलाबी ठंड जो होती है वो। तो आप बताओ, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, उत्तर प्रदेश में भी तो कर्क रेखा से ऊपर तो उत्तर प्रदेश है, क्या यहाँ पे ठंड पड़ती है, पड़ती है, हमारा एक सीजन आता है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती। अब यही बात बोली गई है, अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होता तो कर्क रेखा से ऊपर क्या होती, हमारे यहाँ ठंड होती। क्यों होती, क्योंकि भाई एक जगह है यहाँ पे साइबेरिया, और इस साइबेरिया से क्या होती हैं, साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं, और इन ठंडी हवाओं को रोकता कौन है, इन ठंडी हवाओं को रोक लेता है हिमालय, वो हमारे यहाँ आती ही नहीं है। जब आएंगी नहीं तो क्या होगा, हमें अनुभव ही नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, हमारे यहाँ पे सीजन जैसे चेंज हो रहे हैं वैसे चेंज होते रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया की हवाएं आती और इस एरिया को ठंडा कर देती। ये बात समझ, अब लग रहा होगा यार उत्तर प्रदेश में यार ठंड पड़ती तो अच्छा रहता, अभी तो गर्मियां तो बहुत पड़ती हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता। रुको जरा, अभी समझो जरा। दूसरा क्या है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता। अगर हिमालय ही नहीं होता यूपी कहां से आता, कैसे, अब कहोगे कैसे भाई, ऐसे इसलिए क्योंकि अगर हिमालय ना होता तो नदियां यहां से ग्लेशियर से कैसे आती, और नदियां ग्लेशियर से आती तो यहाँ पे नदियां इन सेडिमेंट्स को, क्योंकि हिमालय क्या है, अवसादी चट्टानों से बना है, और अवसादी चट्टानों से बना है तो यहाँ से नदियां इन अवसादी चट्टानों को काट देती हैं, और काट देती हैं तो काटने पर क्या करती हैं, काटने पर कहीं ना कहीं ये डिपॉजिट कर देती हैं, लेके जाएंगे अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देंगे, और डिपॉजिट करने से इस तरीके से आपका क्या निर्माण हो गया, इस तरीके से आपके मैदानों का निर्माण हो गया। और जो मैदान है हमने देखे ना, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, ये आपके हिमालय के द्वारा लाए गए, हिमालय की नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से निर्माण हुआ है। तो भाई यूपी होता ही कैसे, कैसे बोल देते कि यूपी होता, फिर हिमालय ना होता तो हिमालय है इसलिए यूपी है, हिमालय है इसलिए बिहार है, हिमालय है इसलिए आपका मैदानों का निर्माण है। ठीक है, तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहां पे सही है। तीसरे की बात करते, तीसरा क्या कहता है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो मानसून का जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न भी तो चेंज होता। अब क्यों चेंज होता, भाई गर्म तो तिब्बत का पठार होता है, गर्म तो तिब्बत का पठार ज्यादा होता है, लो प्रेशर जोन तो तिब्बत में बनता है। अगर लो प्रेशर जोन तिब्बत में बनता है तो इसका मतलब है जो हवाएं आ रही है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर में, तो वो किसके लिए आ रही हैं, वो तिब्बत के लिए आ रही हैं। लेकिन बीच में कौन है, हिमालय, तो हिमालय उनको आगे नहीं जाने देता है, हिमालय उन हवाओं को रोक लेता है, उन बादलों को आगे जाने नहीं देता है। तो इनसे टकराकर हमारे इस एरिया में वो क्या होता है,
बारिश होती है। तो इस वजह से तीसरा पैटर्न भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं तो मिलती, लेकिन हमारे यहाँ पे मैदानों का निर्माण कैसे होता, हमारे यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून आता कैसे। तो ये सारी चीजें भी आपके लिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हमें कृषि जो कर पा रहे हैं ना वो इस बारिश की वजह से कर पा रहे हैं। और ये बारिश किसके लिए, यानी बारिश जो हो रही है ना वो मिट्टी पे हो रही है, और ये मिट्टी आ कहाँ से रही है, हिमालय से आ रही है। तो कौन लेके आ रहा है, नदियां लेके आ रही हैं। नदियां कहाँ से आती हैं, ग्लेशियर से आती हैं। ग्लेशियर पिघलते नदियां बनती हैं, और ग्लेशियर कहाँ, वो भी हिमालय पे हैं। तो बताओ, इतनी सारी चीज हिमालय से हमें मिल रही है, तो आप कह रहे हो भाई हिमालय नहीं होता तो मजा आते, ठंड होती। लेकिन भाई ठंड तो होती, ठीक है मान लो ठंड होती, लेकिन बाकी सारी चीजें तो नहीं होती। आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही है। तो आंसर अगर आपका तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, समझ में आया, आगे होगा अब तो, इसकी बात के लिए कर दो ना लाइक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आहा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। आपको सामने दे रखा है तराई, दून, खादर और भाबर। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, यहां पे आप समझ रहे हो कि जैसे ये है आपका हिमालय का पार्ट, ठीक है, अब हिमालय से नदियां आ रही हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, तो मैंने बोला कि ये है आपका हिमालय, और हिमालय से क्या होगा, हिमालय है अवसादी चट्टानों से निर्मित। और ये अगर अवसादी चट्टानों से है तो अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। और अगर ये मुलायम है तो भाई एक बार बताओ, इनको काटना आसान होगा, तो इनको काटेगा कौन, नदियां काट लेंगी। नदियों का फ्लो ही इतना ज्यादा है, नदियां इतनी तेजी से बहती हैं कि इनको काटते हुए आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो यहां से मान लो कि इनमें हो जाती है वेदरिंग। तो आपने सुना होगा कि होता है एक बर्ड होते हैं इरोजन, वेदरिंग और डिपोजिशन। तो यहां पे क्या होगा, इरोजन, वेदरिंग, या फिर कह देंगे पहले वेदरिंग फिर इरोजन, फिर आता आपका क्या, डिपोजिशन। तो यहां पे एक बात बताओ, ये तीनों वर्ड आपने सुने। वेदरिंग होती है चट्टानों का टूटना, तो चट्टानों का टूटना किसी भी वजह से, तो चट्टानें टूट गई बारिश की वजह से या किसी रिएक्शन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे चट्टानों का टूटना आ गई, दरार आ गई। अब इस दरार आने की वजह से यहाँ पे क्या है, नदियां निकल रही हैं, तो यहाँ पे पानी आ रहा है। अब पानी आ रहा है तो यहाँ पे सेडिमेंट्स भाई बड़े भी होंगे, सेडिमेंट्स छोटे भी होंगे, दोनों सेडिमेंट्स हैं। तो नदियां, इनको एक बार बताइए, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना कि जो सेडिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले कौन से सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएंगे, तो सबसे पहले भाई ये बड़े वाले जो सेडिमेंट्स हैं ये डिपॉजिट होना स्टार्ट करेंगे। तो पहले बड़े सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, तो यहां पे बड़े सेडिमेंट जो डिपॉजिट हुए ना, इसी एरिया को हमने क्या बोला है, इस एरिया को हमने भाबर बोला है, जहां पे बड़े बड़े सेडिमेंट जमा हो गए। और यहां पे नदियां विलोपित हो जाती है, नदियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहां पे क्या होता है, इनके बीच में सरंध्रता ज्यादा होती है, गैप ज्यादा होता है। तो यहां से बीच में नदियां नीचे की तरफ चली जाती हैं, और नीचे की तरफ में चले जाने के बाद में क्या होता है, नदियां यहां पे दिखाई नहीं देती हैं। इसके बाद में क्या आता है, आगे आता है तराई का क्षेत्र, जहां पे आपके जो सेडिमेंट्स हैं, छोटे 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 सेडिमेंट हैं, उनको सेडिमेंट को ये नदियां अपने साथ में आगे लेके बढ़ती हैं, और यहां पे दलदली क्षेत्र बनता है, तो वो आपका तराई का क्षेत्र है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं, तो भाई हिमालय के सहारे तो भाबर है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, भाबर का मैदान बोलते हैं इसे। पर्वत के बिल्कुल सहारे पे, हिमालय के फुट हिल्स पे, गिरिपाद पे कौन सा है, वो है भाबर का क्षेत्र। यहाँ पे नदियां विलोपित हो जाती हैं, यहाँ पे खेती होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पत्थर ही पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर हैं। बड़े बड़े पत्थर का मतलब क्या है, इन पे खेती कर लोगे क्या, इन पे आप कुछ उगा लोगे क्या, नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल पास में, बिल्कुल समतल पे कौन सा है, भाबर का। आगे अगले क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन नंबर 19। हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश कौन सा है, हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश कौन सा है। ए कहता है भाई ट्रांस, बी कहता है शिवालिक, सी है बृहत हिमालय, और डी है अरावली। तो यहाँ पे जो श्रेणी है, यानी पर्वत के पदी का मतलब गिरिपाद जो होता है। अब गिरिपाद का मतलब यानी सबसे लास्ट में, सबसे दक्षिण में, यहाँ पे सबसे दक्षिण की बात की जा रही है। तो सबसे दक्षिण कौन सा है, तो सबसे दक्षिण आपको पता होना चाहिए कि एक ही है, कौन सा है भाई, शिवालिक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। सबसे दक्षिणी श्रेणी है, पर्वत प्रदेश कहलाती है। तो आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है, शिवालिक जो है ना कौन से का हिस्सा है। ए कहता है अरावली का, बी कहता है पश्चिमी घाट का,
सी कहता है भाई हिमालय का है, डी कह रहा है सतपुड़ा का है। तो अभी हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि हिमालय का पार्ट है, हिमालय का पार्ट है, 4 पार्ट है हिमालय के। कौन कौन से पार्ट हैं? ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, 4 ही पार्ट हैं। तो ये किसका पार्ट हुआ? शिवालिक। ये आपका हिमालय का पार्ट हुआ। ठीक है, आंसर नाम मिल गया हमें ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है, यानी हम शिवालिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो शिवालिक का निर्माण कब हुआ? ए कहता है भाई इयोजॉइक में, पैलियोजॉइक में, मेसोजॉइक में, सैनोजॉइक में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सैनोजॉइक होगा। तो याद रखना कि सैनोजॉइक को कहते हैं यानी प्लायोसीन भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्लायोसीन क्या है? तो यहाँ अब ये क्या है? ये इनकी एज के बारे में बताता है। तो ये लगभग आपका 5 से 1.7, इसे कहते हैं 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व की अगर बात करेगा तो वो जो एज है वो क्या कहलाएगी? वो सोनोजॉइक कहलाएगी, या फिर कहेंगे उसे प्लायोसीन। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। ठीक है जी, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? प्लायोसीन एज में या सोनोजॉइक एज में होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 क्या कहता है? फिर आ गया भाई शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी है तो आपको अब मुझे लगता है कंप्लीट हो गई होगी। शिवालिक श्रेणी के बारे में दिया, इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। ऊंचाई कितनी है भाई? ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि भाई इसकी ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलते हैं यहाँ पे। बी कहता नहीं 750 से 1100 मीटर के मिलते हैं। सी और ओ कहता भाई नहीं भाई 750 से 1500 मीटर के बीच में मिलते हैं। और डी कह रहा है नहीं 750 से 1300 मीटर के बीच में मिलते हैं। लेकिन अब एक बार बताओ, ना तो इनमें से कोई भी आंसर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आंसर जो होगा वो 900 से 1100 है। कितना है? 900 से 1100 मीटर ऊंचे मिलते हैं। भाई ये तो मुझे कहीं मिला नहीं। अब क्या होगा? अब मुझे ये करना पड़ेगा कि मेरे को तो आंसर पता है 900 से 1100 होते हैं, लेकिन मेरे को अगर चौथा पांचवा ऑप्शन दिया जाता कि उपयुक्त में से कोई नहीं तो मैं लगा देता। लेकिन हमारे पास में ऑप्शन है, मुझे इन्हीं में से लगाना है। कौन सा लगाऊंगा? जो इसके पास में होगा। तो 900 से 1100 की अगर बात कर रहा है तो ये 900 के 1100 से के पास में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। तो इसकी ऊंचाई जो है इसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी? 850 से 1200 मीटर के मध्य की जो ऊंचाई होती है, यानी आपके शिवालिक हिमालय जो हैं वो आपके 900 से 1100 मीटर के ऊंचे होते हैं। आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहता है? कुमायूं हिमालय के बारे में बात कर रहा है। कुमायूं हिमालय, भाई हमने तो अभी ट्रांस की बात की थी। ट्रांस हम पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, हम चारों की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये कौन सा आ गया? कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय जो है ये मैंने पहले ही बताया था कि जब हम पर्वतीय विभाजन करेंगे या काल अनुक्रम के आधार पर विभाजन करेंगे तब आपके ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक होंगे। लेकिन जैसे ही मैं नदियों के आधार पर बांटना स्टार्ट कर दूं या प्रदेशीय आधार पर बांटना कर दूं, रीजनल बेस पे बांटूं, तो यहां पे नदियां, दो नदियों के बीच वाला पार्ट जो होगा उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे आपको यहां पे नदियां याद रखनी है, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो जैसे ही सिंधु और सतलज की बात करूंगा तो उस वाले पार्ट में आपका पंजाब हिमालय होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि जब यहाँ पे ये सिंधु नदी है, ये आपकी सतलज है, इसे कहते हैं पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। ऐसी आपकी काली नदी है तो सतलज और काली के बीच में से कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली और तीस्ता की बात करेंगे तो इसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये आती है आपकी ब्रह्मपुत्र, तो आपकी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में से असम हिमालय के नाम से जानते हैं। हमसे पूछा गया है कुमायूं हिमालय की, तो कुमायूं कहां पर है? पहले सिंधु और सतलज के पास पंजाब या कश्मीर, सतलज और काली के बीच वाला पार्ट कुमायूं। तो सतलज और काली देख लो कहां पे है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी आंसर होगा, सतलज और काली। ठीक है, सतलज और काली आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कहता है? शिवालिक सेल जो है दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो यहां पे आपको सामने दे रखा है मध्य भूमि स्थिति का, बी कह रहा है गिरिपाद की स्थिति का, सी, अच्छा बी पहले आ गया है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। सी कह रहा है अंतरा पर्वतीय स्थिति का और डी कहता है अनुसमुद्री स्थिति का। तो यहां पे मैं बता दूं, जब भी मैं शिवालिक शैल समूह के बारे में बात करूंगा तो जैसे आपके मान लो ये शिवालिक है और यहां पे शिवालिक के बाद में मैंने क्या बताया था, आपके जो पहाड़ों के बाद से आपके मैदान स्टार्ट होते हैं। तो मैदान यहाँ पे आपका कौन सा बनता है? पहले सबसे पहले बड़े बड़े सेडिमेंट्स वाला मैदान बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे भाबर का मैदान कहते हैं। अब ये
बताओ है कहाँ पे, ये बिल्कुल नीचे की तरफ में है, जिसे मैं क्या कहता हूँ, हिमालय का फुट हिल्स कहता हूँ। क्या कहूंगा इसे, हिमालय का फुट हिल्स कहूंगा। और अगर मैं फिर से फुट हिल्स कह रहा हूँ तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसे हिंदी में कहूंगा मैं गिरिपाद। और मुझे आंसर मिल गया कि हिमालय के बिल्कुल पैरों पे जो है वो क्या है, भाबर का मैदान है। और मुझे यहाँ पे क्या आंसर देना है, ऑप्शन नंबर बी आंसर देना है, गिरिपाद की स्थिति का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फुट हिल्स पे है। फुट हिल्स को मैं क्या कहता हूँ, गिरिपाद बोलता हूँ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाबर का मैदान, जहां पे नदियां विलोप हो जाती हैं, जहां पे नदियां दिखाई नहीं देती। आपके यहाँ पे सेडिमेंट जो मिलेंगे वो बड़े बड़े मिलेंगे, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, यहाँ पे खेती नहीं की जाती है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे ये शिवालिक की बात नहीं कर रहा मैं, भाबर के मैदान की बात कर रहा हूँ, ये भी याद रख लेना। मैंने सारी चीजें, भाई खेती नहीं की जाती है, कहीं और लगाओ, शिवालिक की बात कर रहे थे सर, नहीं भाबर के मैदान की बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, हिमालय गए हो, हिमालय घूम के आना, तो वहां पे जब आप हिमालय की यात्रा करोगे ना, तो वहां पे आपको क्या क्या देखने वाला है। अगर आपने यात्रा की होगी तो आप तुरंत बता दोगे इसका आंसर। अगर यात्रा नहीं की होगी तो भाई देख के आपको बस कह सकते हो कि यात्रा नहीं की है, तो ठीक है भाई, जो आप कहोगे वही मान लेंगे। तो एक कहता, पहला कहता है गहरे खड्डे मिलते हैं, तो पता है यार, गहरी गहरी खाइयां मिलती हैं। एक तरफ ऐसी ऐसी जगह आती हैं, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ में, दूसरी तरफ पहाड़, एक तरफ खाई, तो भाई ऐसी जगह भी आ जाती हैं। कहीं कहीं तो ऐसी जगह है कि बिल्कुल दोनों तरफ में खाई है, तो गहरे गहरे गड्ढे मिलते हैं यहाँ पे। भाई पहला तो मुझे सही दिख रहा है, इसे क्या हो गया, ये से तो भूकंप आ गया यहाँ पे से, तो यहाँ पे क्या है, पहला तो मुझे सही दिखा, गहरे गड्ढे मिलते हैं। बीज कह रहा है यू घुमा वाले नदी मार्ग, तो जो नदियां आती हैं, अब एक बार बताइए कि इस तरीके से आपके पहाड़ हैं, तो यहां से मान लो कोई नदी निकली है और इधर से आना है, तो वो इस तरीके से घूम के आएगी क्या। तो एक घुमाव ही क्या है, ये यू घुमाव है। तो यू घुमाव वाले जो नदी है वो मार्ग। अब मैं कहूंगा यार, आपने एक चीज देखी है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी को देखा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से आती है, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलेगी और इस तरीके से भारत में एंट्री करेगी और ऐसे आएगी। तो भारत में एंट्री करती है कहाँ से, दिहांग गॉर्ज से। दिहांग गॉर्ज के अलावा अगर आपसे पूछा जाए किस दर्रे से, तो उस दर्रे का नाम क्या है, यांग्याप दर्रा। तो आप एक बार बताओ, ये मार्ग कैसा दिख रहा है आपको, यू आकार के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो यू घुमाव है कि नहीं है, है भाई। तो यहाँ पे दूसरा भी सही दिख रहा है मुझे, समानांतर पर्वत श्रृंखला। अरे भाई ये क्या पूछ लिया, समानांतर इतनी देर से मैं बताया जा रहा हूं कि आपका क्या है, समानांतर ही तो है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आपका शिवालिक हिमालय, ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर ही तो है, पैरेलल ही तो हैं। तो यहाँ पे क्या है, समानांतर पर्वत श्रेणियां भी मिलेंगी, बिल्कुल सही है। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ कहता है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो ये तो पता है, यहाँ पे भूस्खलन तो होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अवसादी चट्टानें मिलती हैं, सेडिमेंट्री रॉक हैं। सेडिमेंट्री रॉक अपने आप में कैसी होती हैं, सॉफ्ट हैं। अगर ये सॉफ्ट हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे इनको काटना आसान हो जाएगा। काटना आसान होगा तो नदियाँ आती हैं, इन्हें काट के चली जाती हैं, सबका काट के चली जाती हैं। तो नदियाँ आई, इन्हें काटा, चली गई। तो चले जाने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो सेडिमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं उसे छोड़ देंगे। तो कहाँ छोड़ जाती हैं, मैदानों में छोड़ जाती हैं। तो आपके मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो भूस्खलन जो हो रहा है, तो भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता तो है ही। यहाँ पे क्या तीव्र ढाल है, उसके अलावा यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं, अवसादी चट्टानें हैं। और अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि हिमालय ही आपका अवसादी चट्टानों से बना है। किसके अवसाद हैं इसमें, तैतीस सागर के अवसाद हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ करता था, हमारे पास में तैतीस सागर हुआ करता था। जो आपकी दो प्लेटें आई, एक तरफ आपके यूरेशिया, दूसरी तरफ में क्या है, दूसरी तरफ में आपकी गोंडवाना लैंड, दोनों के बीच में जो सागर था वो तैतीस सागर था। यहाँ पे सेडिमेंट थे, दोनों तरफ से नदियां आ रही थी, सेडिमेंट गिरा रही थी, और यहाँ पे दोनों में बीच में 2000 टक्कर हो जाती है। और पिस कौन जाता है, तैतीस सागर के अवसाद पिस जाते हैं उसके बीच में। और बीच में पिस जाने के बाद कंप्रेशन हो जाता है और बेचारे वो धीरे धीरे करके ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर चले जाने पर क्या होता है, उनके अवसादों से हिमालय का निर्माण हो जाता है। और वही हैं जो बार बार टूट के गिर रहे हैं, आपने उन्हें दबा दिया, अब वो क्या है, धीरे धीरे गिर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये भी सही है। आंसर मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, 1 2 का 4, ऑप्शन नंबर डी, चारों ही सही हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 25 के बाद 26 आएगा ना। आ जाओ 26 पे, क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। तो एक साइड में हट जाता हूं मैं, आपको ये मानचित्र दिया है, आपको पेपर में ही दिया है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये पेपर में दिया है। तो यहाँ पे क्या बताना है कि जो नंबर्स पड़े हैं ना, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 हमें बताना है क्या, यहाँ पे कौन कौन सी रेंज है, हमें उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो बताइए भाई कौन कौन सी रेंज है। तो जो आपको ये दिख रहा है ना, तो ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय की 4 रेंज हैं।
कौन कौन सी हैं? एक है आपकी काराकोरम, एक है लद्दाख, एक है जास्कर और एक है आपकी कैलाश। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे इन चारों रेंज में ट्रांस हिमालय की काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, तो चारों रेंज में से तीन जो रेंज है ना वो तो इंडिया में ही पड़ जाती हैं भाई, तीन रेंज इंडिया में पड़ जाती हैं। तो पहली रेंज जो है वो पहली रेंज यानी पहली रेंज पे आपका क्या है? काराकोरम है। पहली रेंज आपकी क्या है? काराकोरम रेंज कहलाती है। दूसरी रेंज जो आपको दिखाई दे रही है ये आपकी क्या है? लद्दाख रेंज कहलाती है। कौन सी? लद्दाख रेंज है। तीसरी रेंज जो आपको दिखाई दे रही है ये आपकी क्या है? जास्कर रेंज है। अब चौथी रेंज तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पे इंडिया के पार्ट से हटके वो तिब्बत में चली जाती है, जिसे हम कैलाश रेंज कहते हैं, जहाँ पे कैलाश माउंटेन है। कहाँ पे है? तिब्बत में। तिब्बत कहाँ पे है? यानी चीन ने कब्जा कर रखा है इस पे, तो ये तो कब्जा करता ही है। फोर्थ आपका क्या है? इनमें से फोर्थ आपकी पूछा जाए तो ये जो रेंज है ना ये आपकी पीर पंजाल है। और मैंने कैसे बताया कि भाई ऐसे ही बता दिया? नहीं, मुझे इन ऑप्शन में दे रखा था इसलिए मैंने इसको पीर पंजाल बोला है, वरना मुझे क्या पता पीर पंजाल है। ठीक है, क्योंकि मेरे को तीन तो पता ही है। काराकोरम सबसे पहले कौन सी आएगी? काराकोरम आएगी, तो यहाँ पे सबसे पहले काराकोरम पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है? लद्दाख, तो दूसरे पे लद्दाख होगी। तीसरे पे कौन है? जास्कर, तो तीसरा होगा जास्कर। चौथी जो रेंज बची वो पीर पंजाल है। अब ये मत कहना ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये ट्रांस का पार्ट नहीं है, ये आपका मिडिल हिमालय का पार्ट है। ये बात आप याद रखना। आंसर मिल गया हमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 27, लघु हिमालय कहाँ पर स्थित है? किसके मध्य में स्थित है बताना है। लघु जो हिमालय है, अब लघु हिमालय कौन सा भाई? ये मैंने तो सुना ही नहीं। मिडिल हिमालय को लघु हिमालय बोलते हैं भाई। मिडिल हिमालय जिसे लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, मध्य हिमालय बोलते हैं। ठीक है, अब मुझसे पूछा भाई किसके मध्य में है, तो मैंने क्या पहली जो रेंज है उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोल रहे हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। पहली रेंज मिल गई मुझे ट्रांस हिमालय। अब ये ट्रांस हिमालय के बाद में जो रेंज आती है ना उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बृहद हिमालय, या फिर बृहद के अलावा मैं हिंदी की बात करूं या फिर इसे कहेंगे ग्रेटर हिमालय। क्या बोल रहे हैं इसे? ग्रेटर हिमालय। ये हो गया आपका ग्रेटर। इसके बाद ये रेंज पड़ती है ना ये कटी हुई इस तरीके से, तो ये क्या कहलाती हैं? इसे कहते हैं मिडिल हिमालय। ठीक है, और यही आपका क्या है? यही आपका मध्य हिमालय है और यही आपका लघु हिमालय है। ठीक है, अब इसके बाद में जो रेंज आती है उसे कहते हैं शिवालिक। तो इस तरीके से आपकी रेंजेस बटी हुई हैं। चलो बात कर ली हमने। पूछा क्या गया? लघु हिमालय किसके बीच में स्थित है? तो आपको दिख रहा है ना लघु हिमालय जो है ये रेंज, इस रेंज की बात हो रही है, इस वाली रेंज की। तो ये वाली जो रेंज दिख रही है ये किन दो के बीच में है? ये रेंज जो दिख रही है ये किस दो के बीच में है? तो ये तो आपका एक तरफ आपका ग्रेटर पड़ जाता है, दूसरी तरफ में आपका शिवालिक पड़ जाता है। ग्रेटर को हम महान हिमालय कहते हैं और शिवालिक तो शिवालिक है ही। तो देख लो आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख गया कि शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आपका मिडिल हिमालय पड़ता है, मध्य हिमालय पड़ता है, जिसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आंसर मिल गया हमें 27 का बी आंसर। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 28। अब इस 28 का आंसर देना है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। क्या कहता है? पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही होगा? तो हिमालय की जो रेंजेस है ना उनका उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से आपका क्या होता है? ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो मुझे कहाँ जाना है? साउथ से नॉर्थ की ओर जाना है। ठीक है, लेकिन मुझे क्रम तो पता होना चाहिए ना। तो क्रम तो मैंने कैसे याद रखे? क्रम तो मैंने नॉर्थ से साउथ की ओर याद रखे, तो कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले आएगा आपका क्या? ट्रांस हिमालय। चलो पहली रेंज मिल गई मुझे। ट्रांस हिमालय के बाद में आपका क्या आएगा? ग्रेटर हिमालय। दूसरी रेंज मिल गई मुझे। तीसरी रेंज क्या है आपका? तीसरी रेंज आपका क्या है? मिडिल हिमालय। चलो तीसरी भी मिल गई। चौथी रेंज क्या है आपका? शिवालिक हिमालय, तो चौथी भी मिल गई। लेकिन मुझे जाना कैसे है? साउथ से नॉर्थ जाना है। तो पहले कौन सी आएगी भाई? पहले शिवालिक आएगी कि नहीं आएगी? पहले हम ट्रांस पढ़ रहे थे, लेकिन अभी नॉर्थ से साउथ थोड़ी नहीं, साउथ से नॉर्थ जाना है। तो आप देखो कौन सी आएगी पहले? पहले नंबर पे आएगी शिवालिक। तो शिवालिक किस में है? तो शिवालिक आपका बी में है और डी में है। तो पहले आ गई शिवालिक। शिवालिक के बाद में आपका लघु हिमालय आएगा, जिसे मैं मिडिल हिमालय के नाम से जानता हूँ। तो लघु हिमालय किस में है? तो लघु हिमालय डी में नहीं है, बचा आपके पास में बी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो शिवालिक, मिडिल, ग्रेटर, फिर ट्रांस। ठीक है, ऐसे तरीके से आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन श्रेणी पर्वत श्रेणी है? नवीन कौन सी होगी? तो हम ही अभी पढ़ते आए भाई, एक बार बताओ। सबसे पहले बनी होगी ट्रांस, फिर ग्रेटर, फिर मिडल और उसके बाद में शिवालिक। अब चार हैं, इन चारों में सबसे बाद में कौन सी बनी है? तो सबसे बाद में शिवालिक बनी है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर लो, मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ओ भाई, क्वेश्चन नंबर 30। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पे जो आकृतियां दी हैं उच्चावच में, तो यहाँ के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो पहले दिए जास्कर, जास्कर, धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम। चार रेंज है, चार रेंज के बारे में बात की जा रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपरोक्त उच्चावच जो हैं इनको दक्षिण से उत्तर लगाना। अब ये उत्तर से दक्षिण ना लगवा रहा, दक्षिण से उत्तर लगवा रहा है। ये सारी आपका कैसे लगवा रहा है? दक्षिण से उत्तर, यानी आपका ऐसे जाना है, यानी ऊपर नीचे होगा आपका साउथ, ऊपर होगा नॉर्थ। तो हमें बड़ो ऐसे बढ़ना है, लेकिन मैंने तो कुछ ही और तरीके से याद कर रखे हैं। कैसे कर रखे हैं? तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? जास्कर, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। ये तीनों, ये रेंज जो है ना, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये तीनों किसकी हैं? ये तीनों ट्रांस हिमालय की रेंज हैं। किसकी रेंज है? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की रेंज की मैंने कैसे पढ़ी है? तो सबसे लास्ट में आपका काराकोरम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर सबसे कौन है? काराकोरम है। तो 4 नंबर जिस पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इनमें देख लो भाई, मुझे तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। सीधा सीधा आंसर लगा दिया। कैसे लगा दिया मैंने? 2 1 3 4 कैसे लगा दिया? क्योंकि काराकोरम जो है वो सबसे नॉर्थ में है, और अगर जो सबसे नॉर्थ में है वो सबसे दक्षिण होगा। जब मैं क्या करूंगा? दक्षिण से नॉर्थ की जब जाऊंगा तो सबसे नॉर्थ कौन होगा? काराकोरम होगा। और नॉर्थ से आऊंगा तो सबसे पहली श्रेणी भी काराकोरम होगी। तो यहाँ पे अगर अलट अपोजिट कर दोगे तो जो पहले आएगा वो लास्ट हो जाएगा। तो वो हिसाब से हो गया, लेकिन मुझे पता करना। चलो ठीक है, मैंने आपको बोला कि नहीं आया समझ, फिर ही देखते हैं। ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस की पहली रेंज काराकोरम कहलाती है, दूसरी रेंज लद्दाख कहलाती है, चौथी रेंज जो, तीसरी रेंज जो होती है उसे हम जास्कर कहते हैं, चौथी रेंज होती है वो आपकी क्या है? कैलाश रेंज है। लेकिन ये इंडिया से बाहर है इसलिए इसको इसमें काउंट नहीं किया। इसके बाद में, लेकिन ऐसा नहीं काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद में आपका ग्रेटर हिमालय आता है। ग्रेटर हिमालय का यहाँ पे कोई दिया नहीं है। धौलाधर दे रखा है, तो धौलाधर पर्वत कहाँ आता है भाई? धौलाधर का आता है ये आपका मिडिल हिमालय में आता है। तो ग्रेटर हो गया, तो जैसे ही आपका मिडिल हिमालय है ये आएगी पीर पंजाल, और मिडिल हिमालय में दूसरी श्रेणी जो होगी इसे कहेंगे धौलाधर। तो यहाँ पे धौलाधर जो है मिडिल हिमालय का पार्ट है और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये आपका कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। तो अब हमें पीर पंजाल के बारे में बात नहीं करनी क्योंकि दिया नहीं है, ग्रेटर के बारे में बात नहीं करनी, दिया नहीं है। क्या क्या दिया है? धौलाधर दिया है, जास्कर दिया, लद्दाख दिया, काराकोरम। तो हमें लगाना क्या है? साउथ से लगाना है। सबसे पहले आएगी धौलाधर, तो धौलाधर क्या है? 2 पे, तो मैंने लिख दिया 2। फिर उसके बाद में आपके क्या है? जास्कर, तो मैंने लिख दिया 1। फिर उसके बाद में क्या है? लद्दाख, तो लद्दाख दिया 3 पे, और चौथे पे क्या दिया है? काराकोरम। लिख दो 2134 कोड बन गया। 2134 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बताओ आंसर ना दे पाएंगे? अब हो गया। आगे बढ़े, अगले कैप पे आए। चलो 31। 31 आपका फिर वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और मैंने जो बताया है ना वही सेम है, बस एक श्रेणी का अंतर दिया गया है इसमें। एक श्रेणी का अंतर कौन सा है? वो है पीर पंजाल श्रेणी का, क्योंकि सारी जो श्रेणी है अभी धौलाधर थी, वहां पे अब पीर पंजाल कर दिया गया है। तो लगाना किस तरह से है? उत्तर दिशा की ओर लगाना है, उत्तर दिशा की ओर लगाना है। कहां से लगाना भाई? दक्षिण से ही तो लगाना होगा। तो मुझे बढ़ना कहां से होगा? साउथ से बढ़ना होगा। तो मैं साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ूंगा, तो ऐसे जाना मुझे साउथ से नॉर्थ की ओर। अभी हमने देखा था साउथ से नॉर्थ के लिए, तो सबसे पहले आपकी ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय का पहले काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर, इसके बाद ग्रेटर हिमालय, इसके बाद मिडिल हिमालय वाला पार्ट है, ये मिडिल हिमालय का पार्ट है। लेकिन मिडिल हिमालय में इस तरीके से रेंजेस हैं, और मिडिल हिमालय की ये वाली पहली रेंज होती है वो पीर पंजाल है। इसके बाद आपकी धौलाधर आती है जो आपकी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद पढ़ेंगे तो नागटिब्बा आती है जो आपकी उत्तराखंड में आती है। लेकिन अभी इस तरीके से बढ़ते नहीं है क्योंकि हमारे पास में क्या है? हमें आंसर देना है। तो पूछा क्या गया है कि सबसे पहले हमें दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। तो पहले आएगी पीर पंजाल, पहले क्या आएगी? और वैसे आप काराकोरम जिसके लास्ट में हो आप आंसर लगा लो। काराकोरम तो सबकी लास्ट में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसके भी है। चलो फेल हो गया ये वाला। तो पहले करेंगे हम क्या? पहले आएगा आपका पीर पंजाल, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका? फिर आएगा जास्कर, फिर लद्दाख, फिर कश्मीर, या सॉरी काराकोरम। क्या हो जाएगा? सबसे पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। लो मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। ये लगा दिया मैंने ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, काराकोरम। आगे बढ़ने हैं, चलें। नॉर्थ साउथ हो गया बहुत बार, आ जाओ अब ईस्ट वेस्ट करते हैं। ईस्ट वेस्ट,
क्या कहता है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम क्या होगा, तो ये हमें पता होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ने की कोशिश की होगी तभी तो पता कर पाओगे, तो पढ़ो ना अच्छे से, तो अच्छे से ही तो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये सारी जो रेंजेस है ना, ये सारी रेंजेस जो हैं ये ग्रेटर हिमालय की रेंजेस हैं। किसकी हैं, ग्रेटर हिमालय की रेंजेस हैं। तो ग्रेटर हिमालय जो आपका पड़ता है, मैंने बोला कि ग्रेटर हिमालय इस तरीके से पड़ता है नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, ठीक है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। अब यहां पे जो दे रखी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, इनको कैसे लगाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। अब पूर्व किधर होता है भाई, पूर्व तो इधर होता है, और पश्चिम किधर होता है, तो वेस्ट इधर होता है। तो आपको इस साइड से चलना है, आगे बढ़ना है। तो मेरे को पहले पता तो हो कौन कौन सी होती हैं, तो मैं बता देता हूं भाई, क्यों घबरा रहे हो। चलो, पहले आता है आपका बंदरपूछ। भाई बंदरपूछ तो दिया ही नहीं है, मैं नॉर्मली बता दे रहा हूं। उत्तराखंड की चोटियां हैं जिसमें से आती है पहले बंदरपूछ, ठीक है। बंदरपूछ के बाद में आता है आपका केदारनाथ, जो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आता है केदारनाथ, ठीक है। बंदरपूछ, केदारनाथ, तीसरी जो चोटी है उसका नाम क्या है, तीसरी चोटी है उसका नाम बद्रीनाथ है। फिर आता है आपका कामेत, बद्रीनाथ हो गया, कामेत हो गया। कामेत के बाद में आता है आपका क्या है, त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल के बाद में आता है आपका नंदा देवी, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारी चोटी मैंने किसकी बताई है, ये मैंने चोटी जो बताई है ना चार, ये उत्तराखंड की हैं। लेकिन भाई उत्तराखंड तो इसमें दिया ही ना है, लेकिन मैंने फिर भी बता दी है भाई। उत्तराखंड के बाद में आता है आपका नेपाल। अब आ जाओ अब नेपाल पे, चलो दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। अब आते हैं हम कहाँ पे, नेपाल में। तो नेपाल में सबसे पहली जो चोटी पड़ेगी उसका नाम क्या है, उसका नाम है धौलागिरी। क्या नाम है उसका, धौलागिरी। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, धौलागिरी समझ लेना, ठीक है। आगे जो आएगी वो कहते हैं अन्नपूर्णा, धौलागिरी, उसके बाद में अन्नपूर्णा, फिर आती है आपकी मंशालू, मंशालू के बाद में आती है गणेश। जो मेरे साथ में ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्हें तो मैंने रटा दी है ये, अन्ना मंशालू, मंशालू के बाद में गणेश, गणेश के बाद में आती है गौरी शंकर, गणेश के बाद में कौन सी, गौरी शंकर। मैं गौरी लिख देता हूं, आप समझ लेना। गौरी शंकर के बाद में जो आती है वो आती है एवरेस्ट, एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है। फिर आती है आपकी मकालू, और मकालू के बाद में जो आता है, अब ये सारी जो चोटियां हैं इनके भी मैं बता देता हूँ। ये सारी जो चोटियां हैं, ये सारी चोटियां कैसी हैं, ये चोटियां आपकी नेपाल की हैं, तो ये भी याद रखना। अब नेपाल के बाद में आप पहुंचोगे सिक्किम, चलो पहुंचो सिक्किम। तो सिक्किम पहुंचे, सिक्किम में आपकी आती है कंचनजंगा। ये कहां पर है, ये सिक्किम में है, ठीक है। फिर हम नामचा पर पहुंचते हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। सबसे पहले आपका बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, ठीक है। ऐसे ही आपका धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंशालू, गणेश, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब क्या बताना है, हमें बताना है ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर सबसे पहले क्या पड़ेगा, सबसे पहले पड़ेगा कंचनजंगा। सबसे पहले किस में आएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा ना तो ए में है ना डी में है, कंचनजंगा ये गया, कंचनजंगा ये गया। कंचनजंगा के बाद मकालू, मकालू दिया नहीं है। फिर आता है आपका एवरेस्ट, तो एवरेस्ट किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो आप, आपका कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर आते हैं अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। तो ये सारी चोटियों के नाम मैंने यहाँ पे लिखा दिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि अब हमसे पूछा था ईस्ट से वेस्ट। अगर वेस्ट से ईस्ट पूछता तो अलग बात थी। और याद रखना, ये जो पार्ट मैंने बनाया है ना नेपाल वाला, ग्रीन वाला, ये सबसे ऊंचा पार्ट है, सबसे ऊंचा पार्ट है ग्रेटर हिमालय का, या पूरे हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है, ये मध्य भाग है। और ये मध्य भाग आपका कहां पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। इस पूरे हिमालय की जो एवरेज आता है वो 6000 आता है, और 6000 से ज्यादा का अगर पूछा जाएगा तो वो आपका केवल इस पार्ट में आ जाता है। इसी में आपको लगभग 8-8 हजार की चोटियां मिलती हैं, 8,848, 8,896, इस तरीके से। 48 से तो ज्यादा ही नहीं है, 96 तो बहुत हो गया। 8,000 का मतलब 8,848, फिर 8,000 के आसपास, 7,000 के आसपास, 6,000 के आसपास, वो इसी में मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटियां आपको इसी जगह पर मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33।
उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो निम्न में से कौन सी सबसे नवीनतम है? अजंता, पालकोंडा, कैमूर और पटकोई। तो भाई नवीनतम तो हिमालय है। हिमालय के बारे में अगर पता होगा तो मैं तो तुरंत बता दूंगा। अब चारों में से मुझे क्या बतानी है? सबसे नई चोटी कौन सी है और सबसे नया हिमालय, यानी हिमालय का ही चोटी जो होगी वो नई होगी। तो इन चारों में से हिमालय की जो चोटी है वो कौन सी है? पटकोई श्रेणी है। और ये कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। और अगर ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ रही है तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? ये हिमालय का पार्ट है। और हिमालय का कौन सा पार्ट है? ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। किसका? उत्तर पूर्वी हिमालय का पार्ट है। अभी तक हम क्या देख रहे थे? उत्तर का हिमालय। अब आया है आपका उत्तर पूर्वी हिमालय। जैसे आप देखोगे ना, ये हिमालय इस तरीके से मुड़ गया है। अब ये मुड़ा हुआ है ना, यही आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय है। और जहां से मुड़ा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड। क्या बोलते हैं इसे? सिंटैक्सियल बैंड या अक्ष संघीय मोड़। और जो अक्ष संघीय मोड़ है वो क्या है आपका? वो है आपका गॉर्ज। और वो कौन सा गॉर्ज है? उस गॉर्ज का नाम है दिहांग गॉर्ज। इसी तरीके से हिमालय यहां पे मुड़ गया है, यहां पे भी मुड़ा हुआ है और यहां पे मुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? यहां भी गॉर्ज है। गॉर्ज कौन सा है? इसे कहते हैं बुंजी गॉर्ज। ये भी क्या है? सिंटैक्सियल बैंड है, जहां से हिमालय मुड़ा हुआ है। तो इन दोनों जगह से हिमालय मुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं सिंटैक्सियल बैंड या फिर अक्ष संघीय मोड़। और यहां पे आपको नदियों के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? मोड़ पे आपके क्या बने हैं? गॉर्ज बने हैं, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। दिहांग गॉर्ज है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। बुंजी गॉर्ज है, सिंधु नदी के द्वारा बनता है। ऑप्शन यहां पे कौन सा सही है? डी आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? तो हमें यहां बताना है कि कौन सा राज्य है जो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए कहता है नागालैंड, बी कहता है त्रिपुरा, सी है मणिपुर, डी है मिजोरम। तो याद रखना कि जो आपके नागालैंड, यहाँ पे जैसे आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न में ये इस तरीके से जो वाला पार्ट है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इन चारों में कौन सी पहाड़ियां हैं? इसे कहते हैं पटकाई। ठीक है, वैसे तो पहाड़ी आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां इनसे संलग्न, यानी पटकाई भूमि की भी थोड़ी थोड़ी रेंजेस हैं। वो रेंजेस कहाँ पर हैं? इनमें भी है। तो वो पूछा गया है। तो यहाँ पे त्रिपुरा तो इस जगह पे है ना, ये आपका कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? ये त्रिपुरा वाला जो पार्ट है ये आपका 3 तरफ से कहाँ से गिरा हुआ है? आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से गिरा। किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? बांग्लादेश की। भाई बांग्लादेश से तो गिरा है, उसे जीरो लाइन और कहते हैं। ये भी याद रखो। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा हो जाएगा। भाई ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगले पे अगला क्या कहता है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी जो है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन कह रहा है भाई अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, बी कह रहा है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, सी कह रहा है पंजाब में, डी कह रहा है उत्तराखंड में। तो ये पीर पंजाल कौन सी? भाई पीर पंजाल कहाँ पड़ेगा? अभी हमने देखा ग्रेटर हिमालय को। हमने क्या देखा? अभी देखा था ग्रेटर हिमालय को। ग्रेटर हिमालय में ही तो पढ़ा था। एवरेस्ट पढ़ा था, मकालू पढ़ा था, मंचालू पढ़ा था, धौलागिरी पढ़ा था, अन्नपूर्णा पढ़ा था। तो ये सारे कहाँ थे? ग्रेटर हिमालय में। अब ग्रेटर के बाद में आती है आपकी मिडिल हिमालय। तो इसे कहते हैं मिडिल हिमालय। अब मिडिल हिमालय जो है रेंजेस में ही है, इस तरीके से है। ये है आपका। तो रेंजेस कौन सी? सबसे पहले आपकी पीर पंजाल, इसे कहते हैं पीर पंजाल। इसे क्या कहते हैं? धौलागिरी, सॉरी धौलाधर। इसे कहते हैं नाग टिब्बा। और इसे क्या कहते हैं? महाभारत। ओ भाई महाभारत। अब याद रखना इंपॉर्टेंट क्या बनता है? इंपॉर्टेंट बनता है पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर जो है हिमाचल प्रदेश में है, नाग टिब्बा जो है उत्तराखंड में है, महाभारत जो है नेपाल में है। ये रेंजेस हैं, ये रेंजेस हैं। और ये जो मैंने गैप बनाए ना, ये नदियों के द्वारा काटे गए हैं। नदियों के द्वारा इनको काट दिया गया है, इसलिए गैप है। और ये 2 जगह दिख रही है ना, ग्रेटर हिमालय और इसके बीच में। तो ग्रेटर हिमालय और इसके बीच में जो जगह है यहाँ पे क्या घाटियां हैं, और इसी जगह पर आपकी क्या है? कश्मीर घाटी है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि कश्मीर घाटी कहाँ पर है, तो इस मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो पड़ती है वो आपकी कश्मीर घाटी है। और कहाँ पर पूछा? इसका आंसर बता देते हैं कि पीर पंजाल जो श्रेणी है वो कहां पाई जा रही है? तो पीर पंजाल श्रेणी आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मिडिल हिमालय का पार्ट है पीर पंजाल। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ये सारा ये जो रेंजेस हैं, ये रेंजेस आपकी कहां हैं? ये आपकी मिडिल हिमालय में। ठीक है,
अब मैं महाभारत की बात करूं, महाभारत कई बार पूछ लिया जाता है, तो महाभारत नाम तो महाभारत है, लेकिन रेंज कहां की है? नेपाल की रेंज है, याद रखना नेपाल की रेंज है। और एक और कंफ्यूजन वाला है धौलाधर और धौलागिरी। धौलाधर जो है वो हिमाचल प्रदेश की एक रेंज है, मिडिल हिमालय की पार्ट है। धौलागिरी एक माउंटेन है जो हमने अभी देखा था ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। धौलागिरी ग्रेटर हिमालय, धौलाधर मिडिल हिमालय। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36। ओ फिर आता है अगला, क्या कह रहा है? मैं तो बिल्कुल ही साइड हूं अब तो। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें कौन सा या फिर कौन से सही है ये बताना है। चलो इधर हो जाता हूं मैं। पहला कहता है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। इसका जो निर्माण है सीमा सड़क संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO के द्वारा किया। तो आप याद रखना, जो हिल एरिया होते हैं, माउंटेन वाले एरिया होते हैं, या फिर आपका बॉर्डर वाले एरिया होते हैं, इनमें जो सड़कों का निर्माण करता है वो BRO करता है। इसका मतलब ये है कि पहला कथन मेरे पास में सही है। क्या है? पहला कथन सही है। दूसरा है आपका कि जो आपका अटल टनल बनाया गया, ये कितने किलोमीटर का बनाया गया? ये 9 किलोमीटर का बनाया गया। अटल टनल जो है 9 किलोमीटर का है। और ये क्या है? दूसरा कहता है मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। तो बिल्कुल मनाली और लाहौल स्पीति को ये जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मनाली और लाहौल को, बिल्कुल सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भी बात सही है कि अटल टनल कहां बनाई गई है? ये पीर पंजाल श्रेणी में बनाई गई। अब पीर पंजाल के बारे में भी पूछ ले तो कहां पे बनाई गई है? पूर्वी पीर पंजाल में। कहां पर? तो मैं बता देता हूं, यहीं लिख देता हूं, ये पूर्वी पीर पंजाल में बनाई गई है। तो आंसर तीसरा भी सही है। चौथा कथन है भारत के सामरिक दृष्टि से, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो महत्वपूर्ण है ना, पहाड़ों को काट के बनाई जा रही है, रास्तों को कम किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट तो है ना हमारे पास में। तो चौथा चारों कथन हमारे सही हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 9 किलोमीटर की है। 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था। 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और नाम क्या रखा गया था इसका? अटल टनल, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके नाम से इसको रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अटल सुरंग, फिर आ गया भाई अटल सुरंग। अटल सुरंग क्या कहता है अब? कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो यहां पे एक बात याद रखना, अभी जोड़ने की बात आ रही थी, जोड़ने की मनाली और लाहौल में, लेकिन बोल क्या रहा है? रोहतांग में है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है, ये बात है। और ये कितने किलोमीटर की? ये मैंने अभी बताया था कि ये 9 किलोमीटर की। कितने की? 9 किलोमीटर की। और 9 किलोमीटर यहाँ पे हमारे पास में क्या? ऑप्शन नंबर बी में 9.02 किलोमीटर। आंसर हमारे पास में मिल गया 37 का। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38। बिल्कुल समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है या आ रहा है? आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो। लाइक करने के बाद में शेयर कर देना अपने साथियों को, और उन्हें बताना कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। और यहाँ पे इस तरीके से ही आपका एनालाइजेशन चलता रहेगा। ऐसे ही क्लासेस आपको रोजाना मिलती रहेंगी, और हमारे साथ में जुड़े रहिए। और जुड़े रहने के लिए आपको करना क्या है? आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पर अपने साथियों को शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल सुरंग पार करती है? तो ये क्या है? अटल सुरंग किसको पार करती है? तो किसको भाई? जास्कर को? नहीं, तो अभी पढ़ा था हमने, पीर पंजाल को करती है। बी कह रहा पश्चिमी पीर पंजाल को। ये कौन सी बात आ गई? अभी तो मैंने पीर पंजाल पूर्वी भी बताया था, देख लो। नहीं हो तो देखो, मैंने तुरंत ही बताया, ये लो, बिल्कुल यहाँ पे मैं ये भी लगा देता हूँ। कौन सी? पूर्वी पीर पंजाल। तो ये बिल्कुल सही है, पश्चिमी पीर पंजाल और पूर्वी पीर पंजाल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये पूर्वी पीर पंजाल में है। लाहौल और स्पीति को जोड़ता, सॉरी, मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है, और 9 किलोमीटर लंबी है। BRO के द्वारा बनाई गई है, रोहतांग जिले में है, हिमाचल प्रदेश में है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो मैंने अभी बताया था, अभी कुछ क्वेश्चन हुए थे उससे पहले मैंने बताया था कि देखो, एक है आपका ग्रेटर हिमालय, इसे कहते हैं महान हिमालय। इसके बाद में आती हैं आपकी रेंजेस, इस तरीके से। तो ये रेंजेस, पहली आपकी पीर पंजाल होती है, दूसरी आपकी धौलाधर होती है, तीसरी आपकी नाग टिब्बा होती है, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी महाभारत होती है। इनके बीच में क्या होता है? घाटियों का निर्माण होता है। ये जो है ना, यहाँ पे घाटियों का निर्माण होता है। दो पहाड़ों के बीच में यहाँ पे नदियों के द्वारा सेडिमेंट जमा करने के बाद में क्या हुआ? घाटी बन गई। और घाटी बन जाने के बाद में यहाँ पे
इस वाले एरिया का नाम रखा गया। तो नाम क्या रखा गया? तो ये एरिया का जो नाम रखा गया यही आपकी कश्मीर घाटी कहलाती है। और इस कश्मीर घाटी में जो नदियां, यहाँ पे जो मिट्टी है वो मिट्टी का नाम है करेवा। और इस करेवा पे किसकी खेती होती है? सैफ्रॉन की खेती होती है, यानी केसर की खेती होती है। तो आंसर इसका पूछा गया है, 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है। तो ये आपका जो है ये मध्य हिमालय का पार्ट है, यानी मिडिल हिमालय, और ये ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर और मिडिल के बीच में, ग्रेटर को कहते हैं बृहत हिमालय और मिडिल को कहते हैं मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय में भी कौन सी है? मध्य हिमालय में पीर पंजाल है। तो किसके बीच हुआ? ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी है। यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 39। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। क्वेश्चन यानी पूछने का तरीका चेंज हो गया। यूपीपीसीएस का पेपर में आया था, 2020 के पेपर में, प्री के पेपर में आया था। क्या कह रही है? कश्मीर घाटी स्थित है किसके बीच में? अभी पढ़ा है किसके बीच में? पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के, यानी बृहत हिमालय के। कहाँ पे है भाई? ऑप्शन नंबर बी देखो, लो ग्रेटर हिमालय का नाम ही बदल दिया ने। यहाँ पे मैंने बताया था हिमाद्री पर्वत, हिमाद्री आ जाए, हिमालय आ जाए, ग्रेटर हिमालय आ जाए, या फिर आ जाए क्या, या फिर आ जाए आपका कौन सा भाई, भूल गया मैं भी, हाँ चलो बृहद हिमालय आ जाए। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? निम्न में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? ए कहता है काराकोरम रेंज है, बी कहता है शिवालिक है, सी कहता है कश्मीर घाटी है, लेकिन डी कहता है लद्दाख पठार है। तो आपको मालूम होना चाहिए पहले अक्साई चिन्ह कहां पे है। तो ये मैप है, और इस मैप में आप याद नहीं देख पा रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट है ये, इसे कहते हैं अक्साई चिन्ह। क्या कहते हैं इसे? अक्साई चिन्ह कहते हैं। एक बात याद रखना कि 1962 में हमारा चाइना के साथ में युद्ध हुआ था। अब उस युद्ध में हमारे हार जाने के बाद में चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया। तो कब्जे वाली जगह है, ये कहां पर है? ये हमारे लद्दाख पार्ट का हिस्सा है। अब लद्दाख पहले ही जम्मू कश्मीर का पार्ट का हिस्सा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि पहले, अच्छा रेंज पूछा, सॉरी, लद्दाख पठार। तो इस जगह पे क्या है? लद्दाख पठार है। तो ये क्या है? ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये लद्दाख पठार का पार्ट है। और लद्दाख पठार में ही आपका क्या है? अक्साई चिन्ह है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख पठार। अब आप एक बात देखना कि भारत पर कब्जा कितना है। तो भारत पर ये देखो अक्साई चिन्ह का पार्ट है, और यहां से लेके इस तरीके से आपका किसका पार्ट है? ये पीओके वाला पार्ट है। तो भारत पर 2 देशों ने अपना अपना अलग अलग तरीके से कब्जा कर रखा है। तो ये देखो किस तरीके से कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो आप इन चीजों पर भी फोकस करो कि पीओके हमारा पार्ट है, और कब्जा किसने कर रखा है? पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और चाइना ने भी कब्जा कर रखा है। 1962 में चाइना ने अक्साई चिन्ह पर कब्जा कर रखा। और ये दोनों रेखाएं, क्योंकि अभी हमने बॉर्डर वाला भी चैप्टर पढ़ा था, तो ये दोनों रेखाएं, इसको कहते हैं हम LAC, LOC जो पाकिस्तान के साथ में है, और ये अस्थाई बॉर्डर को LAC कहते हैं जो चाइना के साथ में है। ठीक है, ये बात याद रखना, LOC अस्थाई बॉर्डर पाकिस्तान, LAC अस्थाई बॉर्डर चाइना। ओके, आ गया क्वेश्चन नंबर 41। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। 42 क्या कहता है आपसे? 42, ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई क्या है? भाई ग्रेटर हिमालय की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है पूरी एक रेंज होती है ग्रेटर हिमालय की। तो इसकी ऊंचाई की बात करूं वो 6000 मीटर है। अब ये 6000 मीटर जो है वो की क्या है? एवरेज हाइट है। क्या है? एवरेज हाइट है। लेकिन भाई 6000 तो इसमें कहीं भी नहीं दिया। क्या दिया है? 8850 दिया, 8890 दिया, 8815, 8860। तो ये तो यार सुना सुना सा लग रहा है, ये तो माउंट एवरेस्ट की लग रही है। तो हमसे ग्रेटर हिमालय के नाम से माउंट एवरेस्ट का पूछ लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हमें पता है कि 8848.86 मीटर किसकी ऊंचाई है? ये आपके माउंट एवरेस्ट की है। किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है। और जो आपको सामने फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये इमेज, ये माउंट एवरेस्ट की इमेज है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848, या फिर एक कहते ना कि राउंड ऑफ 8850 है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर हिमालय की बात करी जाए तो ग्रेटर हिमालय जो है इसकी एवरेज हाइट है, यानी पूरी रेंज की अगर एवरेज हाइट निकालेंगे वो 6000 मीटर है। आंसर आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 42 का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। और 43 में क्या है? हिमाचल पर्यायवाची। भाई हिंदी जोड़ दी इसमें। तो हिमाचल जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? महान का, शिवालिक का, मध्य का, या ट्रांस का? तो मैं बता देता हूं, हिमाचल जो पर्यायवाची है वो मध्य हिमालय का पर्यायवाची है, क्योंकि मध्य हिमालय में ही आपका क्या है? आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश पड़ता है, और हिमाचल प्रदेश के नाम से ही हिमाचल बोला गया है। तो मध्य हिमालय वाला पार्ट, या फिर कहेंगे हम लघु हिमालय का पार्ट। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय ये सब क्या है? हिमाचल का पार्ट है, हिमाचल के पर्यायवाची कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। बताओ, कथनों पर करना है विचार।
करो विचार, क्या करना है कथनों पे विचार। पहला कथन क्या कहता है भाई मेरे से, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। किसने बोला 5 राज्य हैं? जम्मू कश्मीर लद्दाख, चलो मैंने मान लिया जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी है, तो 2 यूटी हो गई, ठीक है। अब राज्य की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, यहां तक ये तो 9-10 हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? पहले का तो कथन ही गलत हो गया, 5 नहीं है, कम से कम 8-9 है। हिमाचल, अगर मैं चलो ठीक है नॉर्थ ईस्ट को काउंट नहीं करूं तब भी देख लो, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और फिर आगे मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम करना पड़ेगा, ठीक है। पश्चिमी घाट केवल 5। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट कहाँ पे है? चलो हिमालय तो मुझे पता है, ये पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पे क्या है? ये पश्चिमी घाट का, ये आपका क्या है? ये ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट, और ये क्या है? पश्चिमी घाट। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ था? नहीं भाई नहीं, पश्चिमी घाट यहाँ पे 6 राज्यों में फैला हुआ है। 6 राज्य कौन से हैं? तो 6 राज्यों के नाम अगर आपको मैं बताऊं तो पहले आपका पड़ता है गुजरात, तो गुजरात हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के बाद में आता है गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। बताना कितने हो गए? 3 4 5 6, 6 हो गए। बताओ, हमसे कह रहा 5, क्यों बता रहा 5? गलत है तू। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। पुलिकट झील के लिए मैं कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है पुलिकट झील, और ये पुलिकट झील जो है ना, ये पुलिकट झील आपका बॉर्डर बनाती है किसका? ये तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। तो आंसर आपका तीसरा सही है, और अगर तीसरा सही है तो आंसर हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बताना था? सही बताना था, और सही क्या है? सही है आपका पुलिकट झील के केवल 2 राज्यों में बहती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। हो गया? चलो 45, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा नहीं है भाई? ए कहता है उत्तराखंड का हिस्सा नहीं। क्यों नहीं है भाई? उत्तराखंड तो है, हमने अभी देखा था, नागटिब्बा यहां से निकाल, नागटिब्बा एक रेंज है जो कि मिडिल हिमालय का पार्ट है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो मैंने यार सुना भी नहीं है, मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना हो तो देख लो भाई। उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में कभी हुआ करता था, कैसे हुआ करता था? कभी उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों एक होते तो आज उत्तर प्रदेश में भी क्या होता? हिमालय होता। लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, उत्तराखंड जैसे ही अलग हुआ तो उत्तर प्रदेश में आपके हिमालय बचा ही नहीं। तो आपका बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में। अभी देखा हिमाचल जो है, हिमाचल के पर्यायवाची पढ़े हैं, तो हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? नया, नवीनतम। ए कहता है अरावली, बी कहता है विंध्याचल, सी कहता है हिमालय, डी कहता है पूर्वी। तो अभी बताया हमें, शुरू सब जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से बता रहा हूं मैं कि नवीनतम श्रेणी यंगेस्ट माउंटेन हिमालय है। तो हिमालय का पार्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। हिमालय का पार्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सेम क्वेश्चन है 47 भी। क्या है? कहला है हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी और विंध्याचल। भाई नाम ही तो बदल दिया है इसने, उसमें हिमालय बोल दिया था, इसमें हिमाद्री बोल दिया था। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, हमें पता है हिमालय ही यंगेस्ट माउंटेन है। भाई नाम बदलने से क्या हो जाएगा? हमें तो पता नहीं चलेगा, छुपा बैठा है। ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री, हिमालय का हिमालय है, और हिमालय का क्या है? नवीनतम पार्ट है, नवीनतम पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है क्या? कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कथन क्या कह रहा है? हिमालय का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो आपको पता है कि हिमालय और क्या कैसे बना है? ऊपर आपकी यूरेशिया प्लेट, नीचे आपकी क्या है? नीचे आपकी गोंडवाना लैंड। तो यूरेशिया प्लेट और गोंडवाना लैंड के टकराने से हिमालय बना है। तो आपको पता है ये प्लेटें आज भी टकरा रही हैं, और अगर टकरा रही हैं तो जैसे ये टकराती हैं तो यहाँ पे क्या आता है? कंपन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो मोस्टली जो भूकंप आते हैं वो कहाँ आते हैं? वो हिमालय वाले क्षेत्र में आते हैं। जहां जहां आपका हिमालय का पार्ट है वहां वहां पे आपको भूकंप देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है कथन ए तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है? कथन आर कहता है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो अनुदैर्ध्य अनुक्रम जो अवस्थित हैं इन्हें हम फॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब फॉल्ट क्या होती है? तो दो अगर माउंटेन बनेंगे
तो मान लो एक आपकी रेंज बनी, दूसरी रेंज टकराने से बनी, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई एक फॉल्ट होगा। फॉल्ट को कहते हैं बीच में दरार होना। तो फॉल्ट का होना मतलब है कि उन दोनों के बीच में दरार होना। तो वही क्या कहलाता है? वही हमारा अनुदैर्ध्य उत्क्रम कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा कि आपका ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर के बीच में क्या है? ITSZ है। क्या होता है? इंडस सांगपो सचर जोन। जैसे आपका ग्रेटर और मिडिल के बीच में MCT है, मैन थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ऐसे ही आपका मिडिल और शिवालिक के बीच में है मैन बाउंड्री फॉल्ट, MBT। ऐसे ही आपका सेम आपका शिवालिक और प्लेन के बीच में आपका एक फॉल्ट है जिसे कहते हैं HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, तो आंसर इसका देखेंगे कौन सा सही होगा। आंसर इसका सही होगा कि हमारे पास में दोनों सही हैं। हमारे पास में क्या है? दोनों ही सही हैं। और अगर हमारे पास में दोनों सही हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पर कथन जो है वो कारण की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में फॉल्ट है। फॉल्ट होने की वजह से इनमें क्या होता है? फॉल्ट होने की वजह से इनमें भूकंप आने की, क्योंकि दरारें होंगी तो भूकंप आएगा ही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। अब 9 क्या कहता है आपसे? 9 कहता है आपका मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो मणिपुर जो है वो कौन से मैदानों का सुंदर एग्जाम्पल है? मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ है आपका इम्फाल। तो इम्फाल जो है, यानी मैं कहूंगा जैसे हमारा का मणिपुर है, मणिपुर में यहाँ पे क्या है? पहाड़ियां हैं चारों तरफ, और चारों तरफ में पहाड़ियां, बीच में क्या है? बीच में आपका मैदान वाला पार्ट है, और यही मैदान क्या है? यही मैदान आपका इम्फाल है। जो घटनाएं आपकी इस टाइम पे मणिपुर में हो रही हैं वो भी आपका इसी वजह से हो रही हैं। एक तरफ आपका माउंटेन और दूसरी तरफ में क्या है? दूसरी तरफ में आपका मैदान है। और इनमें मैदान जो वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ जातियां रहती हैं, कुछ जनजातियां रहती हैं। तो यहाँ पे बस जनजाति वाली लड़ाई है, वो यहाँ पे अब डिस्कस नहीं कर रहा। बाकी ये एग्जाम्पल जो है वो किसका है? सरोवरीय मैदान का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे कहता है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है पहले बताओ। पहले कहता है मुख्य हिमालय की जो है, मुख्य हिमालय में परतदार चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्महीन है। तो भाई कैसे जीवाश्महीन है? भाई हमारे पास में पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था? समुद्र हुआ करता था, तैतीस सागर हुआ करता था, उसमें कई सारे जीव रहते थे। अगर यहाँ पे दोनों का कंप्रेशन हुआ है, उनके जीव कहाँ जाएंगे? उनमें जो जीव रहते थे, इसका मतलब है वो यहाँ पे उनके जीवाश्म आज भी मिलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि जीवाश्महीन नहीं है, यहाँ पे जीवाश्म मिलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूँ, 33 सागर के अवसाद हैं, 33 सागर में जो जीव रहते थे, तो उस समुद्री जीव के जीवाश्म आज भी मिलते हैं ना। तो सेकंड सही है। थर्ड क्या कहता है? बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो जो आपकी जो शिवालिक हिमालय है ना, इसमें वास्तव में कभी मानव सभ्यता रहा करती थी, तो वो मानव शिवालिक में नहीं रहती थी, आज बेहतर शिवालिक में तो आज भी रहती है। तो ये पार्ट जो है जब टकराया था उस टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे मानव सभ्यता थी, तो वो उसके अवशेष आज भी मिलते हैं। कौन से सही हो गए? सेकंड और थर्ड सही हो गए। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। 51 क्या कहता है? अभी डिस्कस किया था भाई, वही क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं, क्वेश्चन वही सेम आ जाते हैं। क्या कह रहा है? हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है? किस भाग पर करेबा पाई जाती है? करेबा मिलती है भाई कश्मीर में। कहाँ मिलती है? कश्मीर में। किसकी खेती करते हैं? सैफरॉन की खेती करते हैं, केसर की खेती करते हैं। यहाँ पे कश्मीर कहाँ मिलता है? कश्मीर घाटी कहाँ पर है? ग्रेटर हिमालय के और मध्य हिमालय के बीच में। ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय की कौन सी रेंज है? तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में मिलता है। यहाँ पे बनती है घाटियां दोनों के बीच में, और घाटियों में जो मिट्टी आती है उसी मिट्टी को हम कहते हैं करेबा। और इस करेबा पे हम किसकी खेती कर रहे हैं? सैफरॉन की खेती कर रहे हैं, केसर की खेती कर रहे हैं। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 51 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कैलाश पर्वत। भाई कैलाश पर्वत के बारे में कौन नहीं जानता होगा, सब जानते होंगे। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कहां पर स्थित है भाई? कैलाश पर्वत जो है लगता है कि इंडिया में होना चाहिए, लेकिन इंडिया में नहीं है। कहां पर है? ये तिब्बत में है, ऑप्शन नंबर बी, ये चीन में है। तो कैलाश पर्वत जाने के लिए कभी कभी अड़ंगा डालता है चीन, तो कभी हमें उत्तराखंड वाले रास्ते से बुला लेता है, यानी उसको बंद कर देता है। कभी कहता है भाई इस वाले रास्ते से आओ, नाथुला वाले से। तो कैलाश माउंटेन जो है, कैलाश रेंज जो है वो तिब्बत में है। इस पर एक माउंटेन है, इसका नाम है कैलाश माउंटेन। ठीक है, और सभी जानते हैं कि इस माउंटेन का एक धार्मिक महत्व है। क्या है? धार्मिक महत्व है। ठीक है, और आपके हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो शिव का स्थान है ना, वो शिव का स्थान ही कैलाश पर्वत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं।
क्या कहता है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो हमने जो टॉपिक कवर किए ना, उस टॉपिक का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो 2 टॉपिक जो कवर कर रहे थे, उस टॉपिक में ये आखिरी क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे से करना है। इसके बाद हम कल फिर से आएंगे, नए टॉपिक के साथ में आएंगे और उस टॉपिक को भी कवर करेंगे और धीरे धीरे करके आपकी घटना चक्र जो चल रही है, उस घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उसको कंप्लीट किया जाएगा। कहता है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो हमें इनमें से बतानी है कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय में अवस्थित है। मुझे यहाँ पे चोओऊ, लोहसे, सिरुमाली और अन्नामलाई, तो ये मुझे पता है कि तीसरा नहीं है, चाहे पहला दूसरा चौथा हो या ना हो, लेकिन तीसरा नहीं है। तो जहां पे तीसरा ना हो उसे काट दो, देख लो, जो सॉरी तीसरा हो उसे काट दो, क्योंकि तीसरा तो गलत है, हमें तो सही बताना है। तीसरा यहाँ पे है, तीसरा इसमें है, तीसरा जिस जगह आता है ना खराब ही कर देता है। कर दिए ना 3 ऑप्शन खराब, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। तो 1 और 2 चोओऊ और लोहसे, ये क्या है, ये हिमालय के पार्ट है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने का तरीका मैंने बताया है। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, अपने साथियों को बुलाना है जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कहना है कि भाई पढ़ लो, टाइम आ गया है, पेपर आ गया है। और यहाँ पे आप जो बुक लेके आए हो उस बुक का तो यहाँ पे एनालाइजेशन पहले से ही चल रहा है, तो अच्छे से पढ़ लो। एक बार पढ़ लो, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद एक बार फिर बुक पढ़ लो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको हमारी क्लास में जुड़ना है और जुड़ने के साथ में इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। अब इसी आपको बताना है, कोई भी अगर आपका डाउट रह गया है, अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में पास कर सकते हैं और कमेंट में पास करने के बाद में हम उसको अगली क्लास में डाउट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के साथ में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। हिस्ट्री की जो आरओ की क्लासेस चल रही हैं उनकी भी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी और मेरी ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही है, इस ज्योग्राफी क्लासेस की भी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। तो क्लास 2 क्लास हो चुकी है मेरी और 2 क्लास में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, उन दोनों की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तीसरी क्लास जो है इसकी पीडीएफ में क्लास जैसी ही आपकी अपलोड कर दी जाएगी, अपलोड करने के बाद में आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करिए, पढ़ाई जारी रखिए। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे। हमारे वीडियो को आप लाइक करते रहोगे और आप हमें मतलब बच्चों अपने जो साथी हैं उनको शेयर करते रहोगे तो हमें भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मोटिवेशन मिलेगा, हम और मेहनत करेंगे, आपके लिए और कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से आपके साथ में हम जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिए और हमें आप कहते हैं ना कि हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आप हमें मोटिवेशन देते रहिए। और मोटिवेशन कैसे देंगे, अपने साथियों को शेयर करके। सब्सक्राइब, जो लोग आपके साथी हैं उनको शेयर करें, उन्हें पढ़ने का मौका दें, उन्हें बताएं कि इस तरीके का आपका एक चैनल है जहां पे घटना चक्र का पूर्व अवलोकन चल रहा है, जहां पे एनालाइजेशन के तरीके से, समझाने के तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सेम वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपने, अगर आपके पास में वो होगी आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके पास में वही सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। बस तरीका क्या है, मेरा पढ़ाने का तरीका यह है, एनालाइज करना, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, अच्छे से समझाना, इमेजिनेशन लेवल को देखना, तो सारी चीज़ें मैप के आधार पर समझाना, तो सारी चीज़ें आपके साथ में हैं और हमारे साथ में जुड़े रहिए। फ्री क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये क्लासेस चल रही हैं और करना क्या है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में और टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करेंगे, पढ़ाएंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।